हाय एवरीवन, वेलकम टू द बेयर मिनिमम एजुकेशन। तो आज हम डिस्कस करेंगे 23 मार्च 2023 की द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़पेपर एनालिसिस। बट बिफोर आई स्टार्ट, आई जस्ट वांट टू से वन थिंग that in case you find these videos helpful, you can always let me know that by commenting below, liking the video and subscribing to my channel if you haven't done that. So today's video we are going to start on a very lighter note. Children's Park gets Israeli drip irrigation system. Now why are we discussing this particular article? पहली बात तो वर्ल्ड वाटर डे था मार्च 22 एवरी ईयर हम वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेट करते हैं, जो आपको पता होना चाहिए। पर उससे भी ज़्यादा आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि जो इजराइल और इंडिया का रिलेशन है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट आपके मेंस के पर्सपेक्टिव से, वो कितना मल्टी फेसेटेड है। आप जानते हैं कि हम ऑफ कोर्स अपने डिफेंस सिस्टम को, अपने डिफेंस सप्लाईज को डाइवर्सिफाई तो कर ही रहे हैं, तो ऑफ कोर्स इजराइल कम्स देयर, वी काउंट ऑन इजराइल देयर। बट ऑफ कोर्स एग्रीकल्चर एक ऐसा सेक्टर है, वाटर एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे इंडिया और इजराइल का जो कोऑर्डिनेशन है, इट्स जस्ट ब्रिलियंट। क्योंकि हम इजराइल से बहुत कुछ सीख सकते हैं। इजराइल इज वन ऑफ दोज कंट्रीज जो अपना 90% जो वाटर है वो रीयूज करता है। बहुत सारी चीज़ें, ड्रिप इरिगेशन का जो सिस्टम है वो हमने, इजराइल की टीम बहुत बार इंडिया आई है हमें सिखाने, हमारे राजस्थान और इस तरह के और एरिड रीजन्स में। सो दिस इज़ द थिंग यू मस्ट अंडरस्टैंड। जब आपका इंडिया इजराइल का जो रिलेशंस है वो मल्टी फेसेटेड है, मल्टी डायमेंशनल है, अगर इस तरह का आपका GS2 में कोई क्वेश्चन आता है तो राइट अबाउट इट। तो यहाँ पे वही हुआ है, जो एम्बेसी है इजराइल की, उन्होंने डोनेट किया है एक ड्रिप इरिगेशन सिस्टम टू चिल्ड्रंस पार्क नियर इंडिया गेट। यानी कि हम दिल्ली की बात कर रहे हैं, दिल्ली के चिल्ड्रंस पार्क की बात कर रहे हैं। अब देखिए ये क्या है, दिस इज इन्वेंटेड इन इजराइल। ऑफ कोर्स दिस इज एन इजरायली इन्वेंशन, बट दिस इज मेड इन इंडिया। सो ये कहीं ना कहीं मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को भी सपोर्ट करता है। और राइट, देखिए अब जो हमें आर्टिकल्स डिस्कस करने हैं वो इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल्स हैं, एंड दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, राजस्थान राइट टू हेल्थ बिल प्रोविजंस ऑपोजिशन। अब देखिए इससे पहले कि यहाँ पे जो भी कुछ लिखा है वो हम डिस्कस करें, आपके मेंस के पर्सपेक्टिव से आप पढ़ते हैं, अगर आप पे कोई क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए DPSPs पे, या कैसे इंडिया का जो जब से हमने न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी अडॉप्ट की है 1991 की, तब से हम कहीं ना कहीं अपना जो वेलफेयर स्टेट का जो ड्यूटी है वो भूल गई है हमारी गवर्नमेंट। अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है जो बहुत ही प्रोबेबल क्वेश्चन है, तो आप इन तरह के क्वेश्चंस में लिख सकते हैं। ऑल्दो हम बहुत कुछ प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन इस चीज़ में और रिसेंट जो इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, गुड इनफ, हमने कॉरपोरेट टैक्स कम कर दिया है, हम FDI ऑटोमेटिक रूट के लिए 100% कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें जो आप लिख सकते हैं। पर साथ साथ में वेलफेयर स्टेट का जो नोशन है वो हमारी गवर्नमेंट्स नहीं भूली है, और उसका सबसे रीसेंट एग्जाम्पल राजस्थान का राइट टू हेल्थ बिल है। दिस इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल फॉर यू, अगर वेलफेयर स्टेट पे कोई क्वेश्चन आता है या DPSP पे कोई क्वेश्चन आता है। वैसे ही क्योंकि इतना रीसेंट फिनोमिनन है और इतना ज़्यादा प्रोटेस्ट हमने इससे रिलेटेड देखा है, वो यूजुअली डू नॉट डिस्कस एक स्टेट का कुछ भी ऐसी चीज़, बट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पहली बात तो आपके प्रीलिम्स में डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि बहुत रीसेंट चीज़ है, तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि राइट टू हेल्थ बिल अभी किसी पर्टिकुलर इंडियन स्टेट में पास किया गया है, वो कौन सी इंडियन स्टेट है, वो राजस्थान है। या फिर ये भी आ सकता है राजस्थान राइट टू हेल्थ बिल वो कॉन्स्टिट्यूशन के किस पर्टिकुलर पार्ट को केटर करता है। पहला ऑप्शन ऑफ कोर्स अगर फंडामेंटल ड्यूटी लिखा है, दूसरा ऑप्शन फंडामेंटल राइट्स लिखा है, तीसरा ऑप्शन प्रियम्बल लिखा है, और चौथा ऑप्शन आपके पास DPSPs है या वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट है। तो आप जानते हैं DPSPs इज द आंसर, क्योंकि वो एक सोशो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी की बात करता है। ये तो हो गया प्रीलिम्स और मेंस के पर्सपेक्टिव से जो आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते थे, लेकिन हमें डिस्कस करना है राइट टू हेल्थ बिल है क्या, बिकॉज इट इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए राजस्थान ने ट्यूसडे को पास किया है राइट टू हेल्थ बिल इन दी असेंबली, और हम जानते हैं कि डॉक्टर्स कंटिन्यूसली प्रोटेस्ट कर रहे हैं इसके अगेंस्ट। अब बिल है क्या, जो राइट टू हेल्थ बिल है ये देता है हर एक स्टेट के रेजिडेंट को राइट टू फ्री सर्विसेज एट ऑल द पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज और कुछ गिनी चुनी प्राइवेट फैसिलिटीज पे भी फ्री हेल्थ केयर सर्विसेज, जिसमें ऑफ कोर्स फ्री हेल्थ के सर्विसेज में तो कंसल्टेशन भी आती है। अगर आपको किसी डॉक्टर से कंसल्ट करना है, आई एम गोइंग थ्रू दिस एंड दिस, व्हाट डू यू थिंक आई शुड बी डूइंग अबाउट इट, हाउ शुड आई बी गोइंग अबाउट इट, और साथ ही में ड्रग्स भी आता है, डायग्नोस्टिक्स भी आता है, इमरजेंसी सपोर्ट भी आता है, इमरजेंसी ट्रांसपोर्ट भी आता है, प्रोसीजर भी आता है, केयर भी आती है इमरजेंसी।
ओके तो ये सारी चीजें ऑफ कोर्स इस पर्टिकुलर एक्ट के तहत आपको मिलेंगी इफ यू से आर अ राजस्थानी रेजिडेंट। ओके तो ये चीज यहाँ पर ऑफ कोर्स ये सब कुछ जो आपको केयर मिलेगी इट वुड बी सब्जेक्ट टू द रूल्स ऑफ द एक्ट, और रूल्स अभी बनेंगे। आप जानते हैं कि मैं बहुत बार आपको बता चुकी हूँ, बहुत बार विजन आईएएस की मैगजीन्स को डिस्कस करते हुए भी, कि लॉ एक अलग चीज है, वो लेजिस्लेशन होता है। लेजिस्लेशन इज लाइक अ मिशन अ विजन, है ना, कि ये हमें करना है, ये चीजें आपको मिलेगी, लेकिन एग्जैक्टली चीजें इंप्लीमेंट कैसे होंगी वो रूल्स बताएंगी, वो रेगुलेशंस बताती हैं। ठीक है, तो वो अभी बननी बाकी है। ऑल्सो ऑल द रेजिडेंट्स विल बी एंटाइटल्ड टू इमरजेंसी ट्रीटमेंट एंड केयर विदाउट, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई भी तरह की इमरजेंसी हो जाती है तो आपको बिना किसी प्री पेमेंट ऑफ फीस या चार्जेस के आपको इमरजेंसी ट्रीटमेंट मिलेगी। और जो हॉस्पिटल है वो केवल इस बेसिस पे आपकी ट्रीटमेंट को डिले नहीं कर सकता कि अभी हमें पुलिस की क्लियरेंस चाहिए होगी। अगर कोई भी मेडिको लीगल केस होता है, कोई भी पुलिस केस होता है, उसमें तो डॉक्टर्स यूजुअली डिनाई कर देते हैं कि हम तब तक इस केस को प्रोसीड नहीं करेंगे जब तक पुलिस डजंट अराइव हियर और वी गेट अ क्लियरेंस फ्रॉम देयर, ऑल ऑफ दैट। तो ऐसा नहीं हो सकता इमरजेंसी केयर के केसेस में। The legislation says the healthcare provider shall be entitled to, और देखिए ऑफ कोर्स जब आप इस तरह की ट्रीटमेंट दे रहे हैं और कुछ फ्री सर्विसेज मिल रही हैं अगर रेजिडेंट को, तो हॉस्पिटल्स को कौन पे करेगा? स्टेट गवर्नमेंट पे करेगी, रीएम्बर्स करेगी इन सारी कॉस्ट्स को। डजंट राजस्थान ऑलरेडी हैव हेल्थ स्कीम्स? अब देखिए राजस्थान, आप जानते हैं राजस्थान एक ऐसी स्टेट है जहाँ पे बहुत सारी जो ट्रीटमेंट्स हैं वो सबसे पहली बार आई हैं भारत में, एंड हेल्थ इज अ थिंग राजस्थान इज नोन फॉर। और डेफिनेटली यहाँ पे बहुत सारी स्कीम्स ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं, रन कर रही हैं हेल्थ के सेक्टर में। जैसा कि हम जानते हैं अशोक गहलोत जी की जो सरकार है, फॉर मिस्टर गहलोत हेल्थ केयर इज वेरी क्लोज टू हिज हार्ट, एंड ही हैज स्पोकन अबाउट इट एट लेंथ बहुत बार। ठीक है, क्योंकि वो राजस्थान को एक मॉडल स्टेट बनाना चाहते हैं फॉर हेल्थ, एंड वी हैव नोन दिस थिंग। तो इसीलिए बहुत सारी स्कीम्स जैसे चिरंजीवी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है, इसमें फ्री ट्रीटमेंट अप टू ₹10 लाख मिला करता था, पर अब इसे ₹25 लाख तक ले जाया गया है लेटेस्ट बजट में। ओके तो ये चीज यहाँ लिखी है। साथ ही में राजस्थान गवर्नमेंट की हेल्थ स्कीम भी है, राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए है, जिसमें करंट और पहले रह चुके एमएलएज को भी ट्रीटमेंट दी जाती है। फिर एक और स्कीम है निशुल्क निरोगी राजस्थान। निशुल्क निरोगी राजस्थान में फ्री मेडिसिन मिलती है, दिस इज अ फ्री मेडिसिन स्कीम। और साथ ही में ओपीडी आईपीडी सर्विसेज भी जो हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में वो फ्री प्रोवाइड की जाती हैं। फिर एक और स्कीम है फ्री टेस्ट स्कीम, एज द नेम सजेस्ट यहाँ पे आपको फ्री टेस्ट, डायग्नोस्टिक टेस्ट वगैरह होंगे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जो मेडिकल कॉलेजेस के साथ अटैच्ड हैं। तो फिर इतनी सारी स्कीम्स थी, तो क्या जरूरत पड़ गई थी राइट टू हेल्थ बिल लाने की या इस तरह का कुछ एक्ट लाने की? तो देखिए यहाँ पे जो चिरंजीवी स्कीम जो हमने बात की, ₹25 लाख तक का हेल्थ इंश्योरेंस यहाँ पे हम देख रहे हैं, पर इसको काफी बार क्रिटिसाइज किया गया है एट द एंड ऑफ प्राइवेट हॉस्पिटल्स। और साथ ही में देखिए जब इस बिल पे डिबेट हो रही थी, हेल्थ मिनिस्टर ने ये कहा, जो असेंबली में जब डिबेट हो रही थी, तो हेल्थ मिनिस्टर ने ये कहा कि देखिए चिरंजीवी कार्ड है, हमें पता है कि ये स्कीम एग्जिस्ट करती है, लेकिन इस कार्ड के होने के बावजूद ऑफ कोर्स जब आप ये कार्ड दिखाएंगे चिरंजीवी कार्ड, तो आपको उस लेवल तक की ट्रीटमेंट फ्री मिलनी चाहिए, लेकिन तब भी हॉस्पिटल्स आस्क द पेशेंट्स फॉर मनी, है ना। हमने ये चीज देखी है, हमारे पास ऐसे बहुत सारे कंप्लेंट्स आए हैं। और हमने इनफैक्ट क्या किया है, ये बिल तो हम इसीलिए ही ला रहे हैं क्योंकि इसके बावजूद पैसा मांगा जा रहा है चिरंजीवी स्कीम के बावजूद। और साथ ही में अभी तक जिन भी लोगों से पैसा मांगा गया था चिरंजीवी कार्ड होने के बावजूद, हमने उन हॉस्पिटल्स को बोला है कि उन लोगों को पैसा वापस कर दो। ठीक है, तो ये भी हुआ है, साथ में अब हम बिल भी ला रहे हैं एज पर द बिल एनीवन फाउंड। और साथ ही में अब बिल में यहाँ पे एक ऑफेंस भी माना गया है इस बात को कि अगर आप फ्री सर्विसेज नहीं प्रोवाइड करते हैं, इफ यू से वायलेट द एक्ट, तो इट इज पनिशेबल विद अ फाइन ऑफ ₹10,000। पहली बार आप इस तरह का कोई वायलेशन करेंगे तो ₹10,000 का आपको फाइन भरना पड़ेगा, और अगली बार जब आप करते हैं और जितनी बार भी ऐसे करते हैं तो ₹25,000। ऑल्सो विद द पावर इन, और आप जानते हैं कि देखिए जो राजस्थान है वहां पे पावर स्विच होती रही है कांग्रेस और बीजेपी के बीच में, और दोनों ही एक दूसरे को अक्यूज करते हैं कि आप कुछ नहीं करते, बस हमारी ही लाई हुई स्कीम्स को ऑल्टर कर देते हैं, थोड़ा सा रीनेम कर देते हैं, अपना नाम कुछ दे देते हैं, एंड दैट बिकम्स योर स्कीम। इट डजंट वर्क लाइक दैट। तो ये दोनों ही सरकारों ने एक दूसरे के खिलाफ किया है, इसीलिए जो कांग्रेस की सरकार है, मिस्टर गहलोत की सरकार है, उन्होंने सोचा है कि हम एक लॉ ही ले आते हैं, है ना। वो तो
कोई नहीं कह सकता कि हम लेके आए थे, वो तो हम ही लेके आए थे। तो इसीलिए दे हैव ब्रॉट अ लॉ ऑल टुगेदर। वॉट इज द क्लॉज अबाउट इमरजेंसी? अब देखिए ये एक चीज है इमरजेंसी केयर वाली जो थोड़ा कंटेंशियस था। ऑफ कोर्स इस पे नेगोशिएशन, इस पे प्रोटेस्ट, इस पे बहुत सारे एक्टिविस्ट ने इसकी मांग की और बहुत सारी ऐसी चीजें चल रही थी। तो हर चीज डिस्कस भी हुई है डॉक्टर्स की एसोसिएशन के साथ, एक्टिविस्ट की एसोसिएशन के साथ, एनजीओ वॉलंटियर्स के साथ। तो ये इमरजेंसी केयर वाला जो एक चीज थी वो वेरी कंटेंशियस। हम देख लेते हैं इसमें क्या ऐसी बातचीत थी जो इसको हाइंडर कर रही थी। After being changed by the select committee, the clause that was eventually passed Tuesday states that the citizens, तो ये clause क्या कहता है इमरजेंसी केयर का, कि जो citizens हैं they will have the right to treatment and care for accidental emergency, emergency due to snake। तो देखिए किस किस तरह की इमरजेंसी के लिए आपको ट्रीटमेंट मिलेगी। राइट टू ट्रीटमेंट किस किस तरह की इमरजेंसी के लिए? एक्सीडेंटल इमरजेंसी के लिए, अगर स्नेक बाइट या किसी भी तरह का एनिमल बाइट हो जाता है तो उसके लिए, या फिर कोई भी और तरह की इमरजेंसी जो स्टेट हेल्थ अथॉरिटी डिस्क्राइब करेगी। ठीक है, तो ये चीज तो मतलब द स्टेट गवर्नमेंट हैज द लीवे, वो डिसाइड कर सकते हैं किस तरह की इमरजेंसीज और इंक्लूड की जाएंगी। इंपॉर्टेंट ऑफ कोर्स ये रूल्स में डील होगा। Importantly, this can be availed without, और साथ ही में आप जानते हैं ये चीज़ मैं आपको बता चुकी हूँ कि इसके लिए अगर कोई इमरजेंसी केयर होती है तो ऑफ कोर्स आपसे कोई प्री पेमेंट नहीं मांगी जाएगी किसी भी फी की या किसी भी चार्ज की। किसी भी पब्लिक या फिर किसी भी पब्लिक हेल्थ इंस्टीट्यूशन पे या फिर किसी भी प्राइवेट हेल्थ इंस्टीट्यूशन पे क्वालिफाइड टू प्रोवाइड सच ट्रीटमेंट। देखिए अब बात ये है कि वो पर्टिकुलर जो इंस्टीट्यूशन है वो क्वालिफाइड भी होना चाहिए इमरजेंसी ट्रीटमेंट प्रोवाइड करने के लिए। जिस तरह की इमरजेंसी आई है, ऐसा तो नहीं है कि हर तरह की हॉस्पिटल में, हर तरह के ट्रीटमेंट सेंटर में हर तरह की इमरजेंसी केयर अवेलेबल है। जी नहीं, जो भी क्वालिफाइड होंगे वो। What are the opposition's objections? हम देख लेते हैं opposition के objections क्या हैं। Although बहुत हद तक जो opposition के objections हैं उनको cater करने की बात की गई है, हम देखते हैं। तो जब डिबेट हो रही थी बिल पे तो बीजेपी ने 2 पॉइंट रखे। उन्होंने कहा कि देखिए पहली बात तो एक सिंगल फोरम होना चाहिए कंप्लेंट्स के लिए, जो ऑफ कोर्स बिल्कुल जायज़ है क्योंकि ग्रीवेंस रिड्रेसल है ना एक चीज़ है। स्कीम लॉ तो बहुत सारे हैं, लॉ का वायलेशन भी होता है, ये बात सबको पता है। तो अगर कंप्लेंट्स दर्ज करवानी हो तो उसके लिए एक सिंगल फोरम होना चाहिए। दूसरा पॉइंट इनका क्या था कि जो प्राइवेट फैसिलिटीज हैं तो प्राइवेट फैसिलिटीज में सिर्फ और सिर्फ मल्टी स्पेशलिटी जो हॉस्पिटल्स हैं ना, जिसमें 50 बेड या 50 बेड से ऊपर उसमें लिमिट है बेड्स की, तो सिर्फ वही बेसिकली इंक्लूड किए जाने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ मतलब देखिए जैसे बीजेपी एमएलए ने एक डिबेट करते हुए कहा कि अगर किसी को एक हार्ट अटैक आया है या फिर कोई एक कार्डियक पेशेंट है ना, तो वो आई हॉस्पिटल चला गया तो फिर उसको कैसे ट्रीटमेंट मिलेगी, है ना। तो इसीलिए हम चाहते हैं मल्टी स्पेशलिटी जो हॉस्पिटल्स हैं जिसमें 50 बेड्स कम से कम हो, उन्हीं को केवल प्राइवेट फैसिलिटीज जो आप लिख रहे हैं उन्हीं को केवल लॉ में इंक्लूड किया जाए। तो देखिए साफ सीधी सी बात है, हेल्थ मिनिस्टर ने कहा है कि ये सारी स्पेसिफिकेशन रूल्स में इंक्लूड की जाएगी। और हमें पता है कि मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स को ही रखना है, हम क्यों ऐसा रखेंगे, इतना तो हम भी सरकार चला रहे हैं। उन्होंने कहा है, हमें ये बात पता है कि ऐसे केसेस हो सकते हैं और वो रूल्स में केटर किया जाएगा। अभी रूल्स तो नहीं आए। एंड व्हाई आर डॉक्टर्स प्रोटेस्टिंग? अब देखिए जो ऑपोजिशन की यहाँ मांग है ना मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल वाली, उसी से गिनी चुनी मिलती जुलती डॉक्टर्स की भी कुछ प्रोटेस्ट है, तो हम देख लेते हैं। क्वेश्चन द नीड फॉर RTH व्हेन यू ऑलरेडी, तो उन्होंने कहा डॉक्टर्स कह रहे हैं देखिए अभी ऑलरेडी इतनी सारी स्कीम्स हैं चिरंजीवी इस तरह की, तो क्या ही जरूरत थी RTH लाने की और इनको डॉक्टर्स पे इम्पोज करने की इस तरह के एक्ट को। और साथ ही में बहुत सारे ऐसे क्लॉजेज हैं जो डॉक्टर्स ऑब्जेक्ट करते हैं, जैसे कि आपने इमरजेंसी को गलत तरह से डिफाइन किया है। और वही चीज़ यहाँ पे लिखी है, एक डॉक्टर ये भी कह रहे हैं कि आप डॉक्टर्स को कंपेल कर रहे हैं जिनमें एक तरह की स्पेशलिटी है टू ट्रीट पेशेंट्स आउटसाइड देयर स्पेशलिटी। जब इमरजेंसी के नाम पे हम किसी और को थोड़ा ना ट्रीट कर देंगे, हमने गलत ट्रीट कर दिया तो वो हमारे मेडिकल एथिक्स के खिलाफ है, ऑल ऑफ दैट। ठीक है, तो इसमें सरकार ने यही कहा है कि देखिए जो इमरजेंसी की डेफिनेशन है, पहला ऑब्जेक्शन आपका ये था, तो इमरजेंसी की जो डेफिनेशन है इसको ऑलरेडी हम रीवर्क कर चुके हैं। जो इनिशियली हमने सोची थी उसको हम रीवर्क कर चुके हैं और वो भी हमने डॉक्टर के एसोसिएशन के साथ कंसल्ट करने के बाद ही की है। साथ ही में दूसरा पॉइंट जो आपका ये था मिस्टर गवर्नमेंट, मिस्टर डॉक्टर्स, है ना, तो यहाँ पे दूसरा पॉइंट क्या था कि स्पेशलिटी वाला जो आपने कहा, तो वो तो हम ऑलरेडी कह चुके हैं कि
किसी भी तरह के डॉक्टर को जो उनकी स्पेशलिटी है ही नहीं, उसकी स्पेशलिटी के बाहर आपको नहीं बोला जाएगा कि आप ट्रीट करिए, और वो हम रूल्स में बोलेंगे। ठीक है, यही चीज़ यहाँ लिखी है। और साथ ही में देखिए कई डॉक्टर्स ऐसे हैं, एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, ओके। उन्होंने कहा है कि हमें कुछ और क्लॉजेस का इंक्लूजन चाहिए इन द बिल, एंड ये बहुत ध्यान से सुनिए। इसमें उन्होंने कहा है कि देखिए कुछ 9 रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ड्यूटीज भी होनी चाहिए पेशेंट्स के लेवल पे। अब देखिए क्या है ना कि हम राइट्स के बारे में तो बहुत बार बात करते हैं, चाहे वो फंडामेंटल राइट्स हो, चाहे वो सोशो इकोनॉमिक राइट्स हो, कोई भी तरह के राइट्स हो, लेकिन उसके लिए फंडामेंटल ड्यूटीज भी होती हैं। और उसी का एक हम यहाँ पे कहीं ना कहीं कह सकते हैं एग्जाम्पल यहाँ देख रहे हैं। ऑल्दो इट्स नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी, मैं बस आपको को रिलेट करके दिखा रही हूँ। अगर आप खुद सोचिए कि आपको पेशेंट के रूप में बहुत सारे राइट्स मिल रहे हैं, तो ऑफकोर्स आपको हेल्थ केयर फैसिलिटीज की तरफ भी रिस्पेक्टफुल होना है। ठीक है, जो आपको ये केयर प्रोवाइड कर रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, यू शुड बी। अब क्या होता है बहुत बार इस तरह के केसेस हम जानते हैं कि अगर कोई इमरजेंसी केयर है और डॉक्टर किसी भी तरह से बचा नहीं पाया एक पर्टिकुलर या फिर कुछ सही नहीं कर पाया, तो वी हैव सीन केसेस कि उनकी पूरी फैमिली आ जाती है और डॉक्टर्स पे अटैक करने लग पड़ते हैं। और ये बहुत रिसेंटली हम देख रहे हैं, स्पेशली पैंडेमिक के समय पे तो हमने बहुत देखा है। ठीक है, तो ये सब कुछ ना हो, सो ऑफ कोर्स ये एक क्लॉज भी डालिए, ड्यूटी वाली चीज भी डालिए। और साथ ही में अवॉइड क्राउडिंग विद पेशेंट, मीट फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज टाइमली एटसेट्रा, ये सारे क्लॉजेस होने चाहिए। अनदर क्लॉज लिस्ट एज मेनी एज 17 राइट्स ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर। तो अगर आप राइट टू हेल्थ केयर फैसिलिटीज सिटीजन्स की या रेजिडेंट्स की रख रहे हैं, तो कुछ राइट्स हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स के भी होने चाहिए कि उन्हें ड्यूली टाइमली इन्फॉर्म किया जाए कि जो आपके पेशेंट है कि कहीं और सेकंड ओपिनियन तो नहीं ले रहे, है ना, आप उनको ट्रीट कर रहे हैं और वो आपको बता भी नहीं रहे हैं कि वो साथ में किसी और के साथ भी किसी और डॉक्टर से भी अपना सलाह मशवरा कर रहे हैं अपनी पर्टिकुलर प्रॉब्लम से। ऑफ कोर्स दे हैव द राइट टू बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द फैक्ट वेदर दे आर going about a second opinion to get the tests done. Okay, तो ये सारी चीजें कहीं कहीं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट थी। गवर्नमेंट सोर्सेज सेट। अब देखिए गवर्नमेंट सोर्सेज का ये कहना है, यानी कि सरकार का ये कहना है कि जो भी आप लेटेस्ट डिमांड्स ये कह रहे हैं, ये केवल और केवल एक एडेंडम है टू द डॉक्टर्स अर्लियर डिमांड्स। तो ये जैसा कि मैंने आपको बताया, काफी भारी प्रोटेस्ट के बाद फाइनली अब ये पास किया गया है। तो जब प्रोटेस्ट हो रही थी तब भी डॉक्टर्स की कुछ डिमांड्स थी, तो उन डॉक्टर्स की डिमांड्स को केटर कर दिया गया है, सरकार का ये कहना है। तो उन डिमांड्स के ऊपर ओवर एंड अबव एडिशनल चीजें और अपेंडेजेस के रूप में आप ये और नई डिमांड्स ला रहे हैं। तो जो डिमांड्स की अपेंडेज के रूप में आप ये सारी चीजें आज लेके आ रहे हैं, उनको हम ऑलरेडी केटर कर चुके हैं। They have already been met and they have accused the protesters of shifting the goalpost to block the bill. Okay, the High Seas Treaty. अब देखिए ये आप जानते हैं कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, but this is such an important treaty, बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन इस पे हम ऑलरेडी कर चुके हैं। पर कहीं चीजें जो आपको और क्लैरिटी ये पर्टिकुलर आर्टिकल प्रोवाइड कर सकता है, hence I have chosen to discuss it. Listen to me very carefully, everything is written here. ओके, अब देखिए 2 हफ्ते पहले आप जानते हैं नेगोशिएटर्स फ्रॉम ऑलमोस्ट एवरी कंट्री, है ना, सबने मिलके, सब सारी कंट्रीज के नेगोशिएटर्स ने मिलके एक ग्लोबल ट्रीटी को फाइनलाइज किया है। ये ग्लोबल ट्रीटी क्या करेगा? ये ग्लोबल ट्रीटी हाई सीज में जो बायोलॉजिकल रिसोर्सेज हैं उसको कंजर्व और सस्टेनेबली यूज करने की बात करता है। ठीक है, अगर हम बात करें इसकी सिग्निफिकेंस और इम्पैक्ट के टर्म्स में, इसको हम कंपेयर कर रहे हैं 2015 पेरिस एग्रीमेंट से। पेरिस एग्रीमेंट एक लैंडमार्क आप कह सकते हैं अग्रीमेंट था, उसी तरह से हाई सीज में एक लैंडमार्क एग्रीमेंट हमें यहाँ मिल रहा है। ठीक है, हाई सीज आप जानते हैं क्या है? हाई सीज आर दी ओपन ओशन एरियाज दैट आर आउटसाइड द जुरिस्डिक्शन ऑफ एनी कंट्री, यानी कि उस तरह का ओशन एरिया जिस पे किसी भी कंट्री का कंट्रोल नहीं है, किसी भी कंट्री के कोई राइट्स नहीं है, किसी भी कंट्री को कोई ड्यूटी भी नहीं है। वैसे तो कॉमन ड्यूटी बनती है, बट स्टिल इसीलिए हम इस पर्टिकुलर ट्रीटी को BBNJ भी कह रहे हैं। ओके, बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिस्डिक्शंस। ओके, तो वंस अब देखिए अभी तो क्या है, अभी तो ट्रीटी को फाइनलाइज किया गया है, कैसा होगा कैसा नहीं होगा, पर इसको अगर इंटरनेशनल लॉ बनना है तो ऑफ कोर्स मेंबर कंट्रीज को इसको रेटिफाई करना पड़ेगा, जो अभी नहीं हुआ है। और अगर लेकिन इंटरनेशनल लॉ जब ये बन जाता है, इट विल रेगुलेट ऑल ह्यूमन एक्टिविटीज इन द हाई सीज विद द, मतलब जितने भी ह्यूमन एक्टिविटीज हाई सीज में होंगी उसको रेगुलेट करने की ये इंटरनेशनल लॉ बन जाता है। तो बात करता है क्यों
क्यों हमें रेगुलेट करना है सारी ह्यूमन एक्टिविटीज को, ताकि हम इंश्योर कर सकें जो ओशन रिसोर्सेज हैं इंक्लूडिंग बायोडाइवर्सिटी आर यूटिलाइज्ड इन अ सस्टेनेबल मैनर। देखिए, अगर आपके प्रीलिम्स में ये स्टेटमेंट लिखी है कि जो हाई सीज ट्रीटी अभी रिसेंटली नेगोशिएट की गई है वो बैन करता है ऑफ ऑल काइंड ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्सेज ऑफ हाई सीज, दैट इज रॉन्ग। ये सस्टेनेबल यूज की बात करता है, यूज के बैन की नहीं। ठीक है, एंड देन और साथ ही में ऑफ कोर्स ये बात आप जानते हैं कि जो भी यूज हो उसके जो बेनिफिट्स हैं वो इक्विटेबली हर कंट्री के साथ शेयर की जाए। ओके, ओशंस आर, अब आप जानते हैं कि ओशंस एक बहुत ही इंटीग्रल पार्ट है ग्लोबल क्लाइमेट साइकिल का। और आप जानते हैं किस तरह की इकोलॉजिकल सर्विसेज ओशंस परफॉर्म करते हैं। अगर आपके मेंस में क्वेश्चन आता है दैट ओशंस आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट साइकिल एंड दे परफॉर्म अ रेंज ऑफ इकोलॉजिकल सर्विसेज, तो आप क्या लिखेंगे? सबसे पहली बात तो ये बहुत भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड अब्जॉर्ब करता है और साथ ही में एक्सेस हीट को भी अब्जॉर्ब करता है। तो क्लाइमेट चेंज को प्रिवेंट करने के लिए ओशन की कंजर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए हम बेसिकली इसको क्लाइमेट चेंज से भी लिंक कर रहे हैं। अभी हम डिस्कस करेंगे कि 3 तरह की ऐसी चीजें हैं जो इस पर्टिकुलर ट्रीटी के साथ लिंक्ड है। द लॉ ऑफ द सीज, द हाई सीज, आप जानते हैं हाई सीज कंप्राइज करता है 64% ऑफ द ओशन सर्फेस। अगर आपके प्रीलिम्स में ये स्टेटमेंट लिखी है दैट हाई सीज कॉन्स्टिट्यूट मोर देन 50%, मोर देन हाफ ऑफ द ओशन सर्फेस, दैट्स करेक्ट। ओके, तो 64% ऑफ द ओशन सर्फेस हाई सीज है और साथ ही में पूरे अर्थ का 43% इज हाई सीज। तो यहाँ पे अगर मोर देन हाफ ऑफ द अर्थ सरफेस लिखा है कि हाई सीज है, दैट इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। ओके, तो देखिए हम जानते हैं कि 2.2 मिलियन मरीन स्पीशीज हैं हाई सीज में और अप टू 1 ट्रिलियन डिफरेंट काइंड्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यहाँ एग्जिस्ट करते हैं। बहुत सारी रीजनल, मल्टीलैटरल, ग्लोबल लीगल फ्रेमवर्क्स हैं जो गवर्न करते हैं एक्टिविटीज इन द ओशन। सबसे इंपॉर्टेंट हम जानते हैं अनक्लॉज, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉज ऑफ द सी। ये एक 1982 का अग्रीमेंट है जिसकी नियर यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस है। और आप जानते हैं अनक्लॉज ने क्या डिफाइन किया हुआ है, क्या राइट्स हैं और क्या ड्यूटीज हैं कंट्रीज की इन दी ओशंस, यानी कि और ये तो हम जानते हैं राइट्स और ड्यूटीज को तो डिफाइन किया ही हुआ है, साथ में एक्सटेंट ऑफ ओशन एरियाज ओवर विच कंट्रीज कुड क्लेम सॉवरेनिटी, किस लेवल तक, किस डिस्टेंस तक, जैसे कि आप जो कॉन्सेप्ट जानते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स, इसको डिफाइन भी किया हुआ है जिसपे आपकी सॉवरेनिटी है एक कंट्री की। साथ ही में जो अनक्लॉज है वो बात करता है लीगल स्टेटस ऑफ मरीन रिसोर्सेज की भी। इट हैज आल्सो स्पेसिफाइड अ सेट ऑफ रूल्स फॉर एक्टिविटीज इन द ओशन जैसे कि नेविगेशन, साइंटिफिक रिसर्च, डीप सी माइनिंग। ओके, तो अब आप जानते हैं सबसे इंपॉर्टेंट अनक्लॉज का जो आउटकम है वो यही है कि ये एस्टैब्लिश करता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स को, EEZ। ये क्या होता है? कोस्ट लाइन से, कंट्री की कोस्ट लाइन से जो 200 नॉटिकल माइल्स तक का डिस्टेंस है, अगर उतने में आपका ओशन आता है तो वो सारा आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। एक्सक्लूसिव का मतलब सिर्फ आप ही के पास वहां राइट है, इकोनॉमिक का मतलब वहां की इकोनॉमी पे जो भी इकोनॉमिक बेनिफिट्स हो रहे हैं वहां की फिश से, ऑयल से, मिनरल से, गैस से, वो सब कुछ आपका है। ठीक है, द हाई सीज आर द एरियाज। तो हाई सीज क्या है? वो जो भी एरिया एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बियॉन्ड है ना, तो वो हाई सीज हो जाता है। द अनक्लॉज, अब देखिए हम जानते हैं जब क्लाइमेट चेंज और बायोडाइवर्सिटी मेजर ग्लोबल कंसर्न्स भी नहीं बने थे, 1982 की हम बात कर रहे हैं, तब अनक्लॉज केम इनटू बीइंग। ऑल्दो ये कंट्रीज को बोलता है कि आप ओशन इकोलॉजी को प्रोटेक्ट कीजिए, रिसोर्सेज को कंजर्व कीजिए, पर किसी भी तरह का स्पेसिफिक मैकेनिज्म नहीं है या प्रोसेस नहीं ये बताता कि कैसे कंजर्व करें या कैसे हम इस तरह की चीजें करें, प्रोटेक्ट करें ओशन इकोलॉजी को। यू डोंट टॉक अबाउट इट। इसीलिए देखिए ये चीज यहाँ लिखी है, क्लाइमेट चेंज इज ऑलरेडी इन्फ्लुएंसिंग एज इन। अब देखिए एक बात है कि क्लाइमेट चेंज खुद भी इन्फ्लुएंस हो रहा है ओशन सिस्टम्स की वजह से और ओशन सिस्टम्स को भी इन्फ्लुएंस कर रहा है। ठीक है, एंड इट इज exacerbating द प्रेशर्स ऑन मरीन बायोडाइवर्सिटी फ्रॉम अनरेगुलेटेड ह्यूमन एक्टिविटीज। इसीलिए हमें ये पता है कि ये, जैसे कि मैंने आपको बताया, हाई सीज जो ट्रीटी है वो 3 तरह की चीजों से डील करता है। एक तो क्लाइमेट चेंज,
दूसरा बायोडाइवर्सिटी और तीसरा पोल्यूशन. क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी, पोल्यूशन. द हाई सीज ट्रीटी विल वर्क एज एन इम्प्लीमेंटेशन अग्रीमेंट अंडर. अब आपको लिए आपके प्रेलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाई सीज ट्रीटी विल वर्क एज एन इम्प्लीमेंटेशन अग्रीमेंट अंडर अनक्लॉज ओनली. अनक्लॉज के अंडर ही ये इम्प्लीमेंटेशन अग्रीमेंट की तरह काम करेगा, एग्जैक्टली वैसे जैसा पेरिस अग्रीमेंट काम करता है UNFCCC के तहत. ओके, की प्रोविजंस क्या हैं ट्रीटी के? अब देखिए 4 मेन की प्रोविजंस हैं, आप जानते हैं. पहला तो ये है कि हमें डिमार्केट करना है मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज को, MPAs, जैसा कि हम देखते हैं वाइल्ड लाइफ एरियाज या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स, इस तरह से हम अपनी कंट्री में देखते हैं, वैसे ही हमें मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज को डिमार्केट करना है. दूसरा, सस्टेनेबल यूज ऑफ मरीन जेनेटिक रिसोर्सेज एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स अराइजिंग फ्रॉम देम. देखिए सस्टेनेबल यूज करना है मरीन जेनेटिक रिसोर्सेज का, और उससे जो भी बेनिफिट्स हम निकाल रहे हैं, एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, उसको इक्विटेबली हर किसी के साथ शेयर करना है. तीसरा, इनिशिएशन ऑफ प्रैक्टिस ऑफ इन्वायरमेंटल. अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं. दिस इज जस्ट सॉर्ट ऑफ अ रिविजन. दिस इज आप कह सकते हैं ये थोड़ा सा और सिंपलर मटेरियल है. ये सब कुछ हम देख चुके हैं, चारों के चारों ये सारी चीजें हम देख चुके हैं. साथ ही में इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट्स के बारे में मैंने आपको बताया था, जैसे EIA हम पढ़ते हैं, आप अपने स्टैटिक में पढ़ते हैं, ठीक है. तो वैसे ही जो भी मेजर एक्टिविटी हो रही है ओशन में, यानी कि हाई सीज की हम बात कर रहे हैं, उसका इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट देखना. आप अपनी कमर्शियल एक्टिविटीज तो कर रहे हैं, लेकिन उसका इम्पैक्ट क्या है ओशन पे, ओशन सिस्टम पे. चौथा, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर. दिस इज आई थिंक द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैसेट ऑफ दिस पर्टिकुलर ट्रीटी, और हम डिस्कस करेंगे क्यों. तो पहला हम डिस्कस करते हैं मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज. MPAs आर वेयर ओशन सिस्टम्स इंक्लूडिंग बायोडाइवर्सिटी. MPAs क्या, देखिए हमने अगर कोई भी नेशनल पार्क डिमार्केट किया है, या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, या बायोस्फीयर रिजर्व, या कुछ भी, तो वो इसीलिए किया है क्योंकि कहीं चीजें हमें पता है उस एरिया में उनको बचाना बहुत जरूरी है. मे बी दे आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, मे बी किसी तरह का थ्रेट या किसी तरह का स्ट्रेस वो फेस कर रहे हैं, तो इसीलिए बेहतर ये है कि उन्हें इन सीटू प्रिजर्व किया जाए. यही हम करते हैं, ठीक है. तो इसी तरह से हमें ओशन सिस्टम्स को भी प्रोटेक्ट करना है. ओके, जो उनको थ्रेट है, स्ट्रेस है ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज या क्लाइमेट चेंज, इस वजह से. These can be called national park or wildlife reserves of the oceans. Activities in these areas, और आप जानते हैं नेशनल पार्क में, बायोस्फीयर रिजर्व में, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, टाइगर रिजर्व में, सब क्या होता है, जब हम इंडिया के टर्म्स में पढ़ते हैं, तो हम यहाँ पे जो भी एक्टिविटी हो रही है उसे रेगुलेट करते हैं, कई कई जगहों पे बैन करते हैं, इस तरह से चीजें करते हैं, कोई कॉन्जर्वेशन एफर्ट करने की कोशिश करते हैं. तो वही चीज यहाँ भी होगी. अब देखिए ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि अभी तक केवल 1.44% ऑफ द हाई सीज आर करंटली प्रोटेक्टेड. IUCN का डेटा अगर हम देखें तो, ठीक है. और साथ ही में अभी जैसे कि मैंने आपको बताया, याद रखिएगा, पूरे हाई सीज का 1.44% जो एरिया है केवल वही प्रोटेक्टेड है. लेकिन हमने दिसंबर 2022 में क्या देखा था, जो CBD यानी कि कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी की मीटिंग में, जो मॉन्ट्रियल यानी कि कनाडा में हुई थी, उधर कंट्रीज ने क्या रिजॉल्व किया था कि हम एटलीस्ट 30% ऑफ डिग्रेडेड कोस्टल और मरीन इकोसिस्टम्स को इफेक्टिव रिस्टोरेशन में लाएंगे बाय 2030, जिसे हम 30 कहते हैं, ठीक है, टारगेट. तो कहीं ना कहीं अगर हम 30% डिग्रेडेड कोस्टल और मरीन इकोसिस्टम्स को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, रिस्टोर करना चाहते हैं, तो ये जो है हाई सीज ट्रीटी वुड बिकम सॉर्ट ऑफ अ व्हीकल टू अचीव दैट गोल. नंबर 2, मरीन जेनेटिक रिसोर्सेज. अब देखिए यहाँ पे आप जानते हैं कि ओशंस में बहुत ही डाइवर्स लाइफ फॉर्म्स एग्जिस्ट करती हैं, जिसमें से बहुत सारी ह्यूमन बींग्स के लिए, आप जानते हैं, फॉर जनरेशंस दे हैव बीन वेरी यूजफुल फॉर अस, लाइक ड्रग डेवलपमेंट. ऐसे ही जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है इन तरह के ऑर्गेनिज्म से, उनको भी हमने एक्सट्रैक्ट किया है, और अपने लिए जो भी बेनिफिट है उसको एक्सट्रैक्ट किया है उसके लिए. Okay, so the treaty says that to ये basically it seeks to ensure that any benefits जो इस तरह के एफर्ट से, चाहे वो जीनोमिक कोई डेटा एक्सट्रैक्ट करना, या किसी ड्रग डेवलपमेंट के लिए आप कुछ भी साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर रहे हैं, कुछ भी इस तरह का, या मॉनिटरी गेन्स हो रहा है ना, तो इस तरह से कुछ भी हो, है ना, तो
उसको बेसिकली आप उसमें अपना IPR नहीं लगा सकते, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल US ने कहा कि हमने ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन हाई सीज से कोई हमें ये ऑर्गेनिज्म मिला और ये ह्यूमंस के लिए कैंसर वैक्सीन बना सकता है, तो आप कह देंगे अब US की यहाँ पे पेटेंट है। ऐसा नहीं हो सकता, आप इसको पेटेंट नहीं कर सकते। इट विल बी इक्विटेबली शेयर्ड अमंगस्ट ऑल। तो यहाँ पे जो क्रक्स है इक्विटेबल शेयरिंग का वो है IPR नहीं लगाओगे आप इसको, खुद की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी नहीं बोलोगे। द नॉलेज जनरेटेड फ्रॉम सच expeditions are also supposed to remain openly accessible to all. Number 3, environment impact assessment. अब आप जानते हैं कि जो हाई सीज हैं वो इंटरनेशनल वाटर्स हैं which are open for use by all the countries. Everybody can use it, है ना, everybody can go there and जो भी काम कर सकते हैं, है ना। तो अगर हम ट्रीटी को देखें, वो क्या करने की कोशिश कर रहा है कि जो भी कमर्शियल या कोई भी और तरह की एक्टिविटी हो रही है जिसका एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट हो सकता है मरीन इकोसिस्टम पे या ओशन पे, या कोई पोल्यूशन कॉज कर सकता है ओशंस में, तो उन तरह की एक्टिविटीज के लिए इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट जरूरी है। इट विल हैव टू बी डन, ओके। और इसके जो रिजल्ट्स आएंगे आपके उस पर्टिकुलर एक्टिविटी के क्या इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट है, इट हैज टू बी शेयर्ड विद द इंटरनेशनल कम्युनिटी। अब चौथा, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड technology transfer. Now this is very important. The treaty lays a lot of emphasis on this, mainly because a large number of countries, आप जानते हैं कि बहुत सारी small island states हैं, बहुत सारे landlocked nations हैं जिनके आसपास कोई सी है ही नहीं, बीच में बसे हुए हैं। उनके पास ना तो resources हैं, छोटी states हैं बहुत सारी, उनके पास resources ही नहीं है कि वो participate कर सके conservation effort में, या कुछ कोई वहां से गेन कर सके, कुछ भी नहीं है उनके पास, ना ही एक्सपर्टीज है, पता ही नहीं है, जिनको यही नहीं पता सीज होते कैसे हैं, क्या कौन सी एक्टिविटीज, उनकी खुद की कोई ऐसी टीम भी नहीं है, पर्सनल भी नहीं है, तो वो कैसे करेंगे कुछ भी, है ना। और बहुत सारी छोटी कंट्रीज के पास रिसोर्सेज नहीं है कि वो बेनिफिट उठा सके कोई भी यूजफुल एक्सप्लॉयटेशन का ऑफ मरीन रिसोर्सेज। तो इस तरह से यहाँ पे एक ऑब्लिगेशन है कि जो बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं, ठीक है, जो बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं, दे विल हैव टू सॉर्ट ऑफ हेल्प देम आउट, है ना, उनको कैपेसिटी बिल्डिंग कीजिए, उनका टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कीजिए, उन्हें अपनी टेक्नोलॉजी दीजिए उन्हें कि इस तरह से हम करते हैं, आप भी कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें। और साथ ही में देखिए, एक तो पहली बात उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, फिर एक्सपर्टीज नहीं है ना, फिर उसके बाद उन्हें जब कुछ पता ही नहीं है कि गलत सही होता क्या है, तो फिर कोई भी एक्टिविटी हो जहाँ के हाई सीज में कंडक्ट कर रहे हैं और उसका इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट बहुत हो जाता है, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट बहुत बुरा पड़ जाता है, और फिर पहले रिसोर्सेज नहीं है, फिर आप कह रहे हो उसका इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट भी कीजिए, तो ना एक्सपर्टीज ना रिसोर्सेज, फिर इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट एक एडिशनल बर्डन की तरह आ जाएगा। डिफिकल्ट रोड अहेड। लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे कुछ चैलेंजेस देख लेते हैं कि हाई सीज ट्रीटी, हम अच्छी बात है, अच्छा तो लग रहा है, पर इसको इम्प्लीमेंट करने में क्या चैलेंजेस होने वाले हैं। देखिए, आप जानते हैं कि 20 साल लगे हैं इसको नेगोशिएट करने में, है ना। तो और जो डिटेल्स हैं ऑफ ऑल द मेजर कंटेंशियस प्रोविजंस इंक्लूडिंग environmental impact assessment, sharing of benefits from genetic resources and mobilization of funds for conservation activities, they are still to be worked out. खुद सोचिए, हमें कैसे पता कि इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट कैसे होगी, क्या उसके पैरामीटर्स हैं, क्या क्या आपको पब्लिकली दिखाना है कि ये वाला इम्पैक्ट कर रहा है, ये इम्पैक्ट हो रहा है, ये नहीं हो रहा, तो क्या बताना है ना। और फिर साथ ही में जो जेनेटिक रिसोर्सेज आप उसको जो बेनिफिट है कैसे शेयर करना है, हाउ एग्जैक्टली, और कौन कंजर्व करेगा, किसके पास इतना पैसा, कोई फंड बनेगा, एग्जैक्टली वॉट, है ना। तो कैसे होने वाला है कॉन्जर्वेशन। मैनी इशूज रिमेन अनएड्रेस्ड एज वेल, जैसे कि आप प्रोटेक्टेड एरियाज, क्या होता है, नेशनल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है जैसे हमारे, वो प्रोटेक्ट करते हैं हमारे नेशनल पार्क्स, बायोस्फीयर रिजर्व्स को, तो इस हाई सीज में कौन, मतलब क्या पुलिसिंग होने वाली है, कौन करेगा, कोई ट्रूप्स जाएंगी, व्हाट एग्जैक्टली। और अगर फॉर एग्जांपल इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट हो जाता है आपकी एक एक्टिविटी का, और फिर उसका एक बुरा इम्पैक्ट दिखता है इन्वायरमेंट पे थोड़ा सा, लेकिन फिर क्या मतलब, उसका फेट क्या होगा, फिर खत्म कर देनी है वो एक्टिविटी, नहीं कंडक्ट करनी, व्हाट एग्जैक्टली, मतलब क्या होगा। फिर उसके बाद अगर कोई डिस्प्यूट अराइज हो जाता है या फिर कोई इक्विटेबली शेयर नहीं कर रहा जेनेटिक रिसोर्सेज को, तो फिर उस डिस्प्यूट को रिजोल्व कैसे करना है, कोई ट्राइब्यूनल बैठेगा, आर्बिट्रेशन, दिस दैट, नथिंग इज नोन एज ऑफ येट, ओके। और साथ ही में सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि अभी ये रैटिफाई ही नहीं हुआ है, और रैटिफिकेशन इतनी आसान नहीं होती, अनक्लॉज को रैटिफाई होने में, इंटरनेशनल लॉ बनने में 12 साल लगे, ठीक है। देखिए, 20 साल तो इसको नेगोशिएट होने में लग गए हैं, हाई सीज ट्रीटी को। आप सोचिए, रैटिफिकेशन सारी मेंबर कंट्रीज को, दे हैव टू कम ऑन द बोर्ड एंड ऑल ऑफ दैट। और क्योटो प्रोटोकॉल को, जो पेरिस एग्रीमेंट का प्रिकर्सर था, उसको 8 साल लगे थे टू कम इनटू इफेक्ट। सो ऑफ कोर्स इट इज नॉट गोइंग टू बी वेरी इजी, लेट्स सी हाउ थिंग्स अनफोल्ड। अब देखिए, यहाँ पे एक बहुत ही ब्रीफ सा आर्टिकल है
disagreement should not lead to hatred and violence, says CJI. देखिए यहाँ पे CJI ने यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने रामनाथ गोइंका एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म अवार्ड्स पे कहा है कि देखिए डिसएग्रीमेंट का मतलब पहली बात तो हेटरेंट नहीं होता। अब डिसएग्रीमेंट तो हर किसी की हो सकती है, कौन ही है इस दुनिया में जो हर किसी से अग्री करता है, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो डिसएग्रीमेंट इज क्वाइट नेचुरल बट इट शुड नॉट डिस्टॉर्ट इनटू हेट्रेड, और हेट्रेड का मतलब ये नहीं है कि वायलेंस करने लग पड़ो। पहली बात तो हेट्रेड ही नहीं होनी चाहिए, पर अगर आप कुछ हेट करते भी हैं किसी इंसान को या किसी पर्टिकुलर व्यू को, पर उसका मतलब ये नहीं कि वायलेंट ही हो जाए, ठीक है। तो ये सारी चीजें, साथ ही में देखिए ये बातें यहाँ नहीं लिखी पर मीडिया ट्रायल्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा है कि इट्स नॉट अ गुड थिंग, क्योंकि मीडिया फोर्थ पिलर है हमारी डेमोक्रेसी का। तो मीडिया ट्रायल्स इज समथिंग विच शुड बी शंड, है ना। तो ये चीज आप जानते हैं। नंबर ऑफ फॉरेन बिजनेसेस एग्जिटिंग इंडिया सरपास न्यू एंट्रेंट्स। अब देखिए ये आपके मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, एफडीआई पे अगर आप कोई क्वेश्चन लिखते हैं और आपके प्रीलिम्स के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो डेटा है वो इकोनॉमिक सर्वे में नहीं हुआ है, रीसेंट डेटा है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। अब देखिए जो नंबर ऑफ फॉरेन कंपनीज जिन्होंने इंडिया को एग्जिट किया है वो ज़्यादा है। अगर हम कंपेयर करें कि नंबर ऑफ नई कंपनीज, फॉरेन कंपनीज कितनी आई हैं सिंस 2018, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे हमें पता चला है, क्योंकि 2022 में तो 5 ईयर लो डेटा पे हम हैं। तो 470 न्यू फॉरेन इन्वेस्टर्स उन्होंने अपना आके नया बिजनेस सेटअप किया 2018 से 2022 के बीच में, लेकिन मोर देन 550 ओवरसीज फर्म्स उन्होंने अपने ऑपरेशन को बंद कर दिया और वो इनएक्टिव हो गए हैं सेम पीरियड में, ठीक है। तो ये चीज हमें पता चलती है। अब इन सारे सालों में से 2018 से लेके 2022 में से केवल 2019 इज एन आउटलायर, ओके। ये सिर्फ एक ही ऐसा साल है इस पूरे पीरियड में से जहाँ पे जो नंबर ऑफ फॉरेन फर्म्स आई हैं भारत में वो आउट नंबर की हैं जो फॉरेन फर्म्स गई हैं यहाँ से, ठीक है। तो 137 केम इन और जो गई हैं वो 133 थी, ओके। तो ये सारी चीज़ें यहाँ लिखी है, और ऑफ कोर्स यहाँ पे बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने ये कहा है कि देयर इज नथिंग टू पैनिक, और ऐसे इंडिया को इसमें ब्लेम करने की कोई ज़रूरत है नहीं, क्योंकि ये हर जगह हुआ है, और कोविड और फिर ग्लोबल रिसेशनरी ट्रेंड्स जो चल रहे हैं उसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। स्लम्प इन चाइनीज डिमांड लीड्स ड्रैग्स ऑन इंडियाज ड्रैग ऑन इंडियाज इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट्स। नाउ दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ये चीज़ आपके इकोनॉमिक सर्वे में कवर नहीं हुई है, उसमें नहीं आई थी, पर यहाँ पे रीसेंट डेटा है, इट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू। अब देखिए एक शार्प डिक्लाइन देखा है हमने चाइनीज इंपोर्ट्स ऑफ इंडियन इंजीनियरिंग गुड्स। अब देखिए आप जानते हैं जो इंडिया के इंजीनियरिंग गुड्स हैं वो अराउंड 25% यानी कि क्वार्टर ऑफ इंडियाज टोटल गुड्स एक्सपोर्ट्स कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स। हमारे जो इंजीनियरिंग गुड्स हैं वो हमारे पूरे एक्सपोर्ट्स में से, गुड्स एक्सपोर्ट्स में से 25% क्वार्टर कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। तो हमने चाइना वाज ऑल्सो बहुत बड़ा एक मार्केट हमारे इंजीनियरिंग गुड्स के लिए, पर उनमें हमने इंपोर्ट्स कम देखी है, डिमांड कम देखी है। और साथ ही में जो बाकी टॉप 25 मार्केट्स हैं इस सेक्टर की, उसमें से जो 10 बेसिकली कंट्रीज हैं, 10 मार्केट्स हैं, उधर भी हमने डिप देखा है ऑर्डर्स में। While engineering goods exports have dipped in 7 of the first 11 months of 2022-2023 and are down 4.24% year on year, shipments to China have okay, तो देखिए 54% यहाँ पे हमने नेगेटिव देखा है, यानी कि डिक्लाइन देखा है 54% से चाइना में जो ऑर्डर्स गए हैं हमारे। बाकी जो कंट्रीज हैं, कोरिया, वियतनाम, टर्की, थाईलैंड, यूएई, जापान, इसमें भी हमने डिप देखा है, ओके। लेकिन कहीं यहाँ पे पॉजिटिव साइंस भी हैं, ऑल्दो पॉजिटिव इतना ज़्यादा नहीं है, नेगेटिव थोड़ा ज़्यादा है। पर पॉजिटिव साइड ये है कि कोई कहीं लार्ज कंट्रीज ऐसी हैं विच हैव स्केल्ड अप ऑर्डर्स फ्रॉम इंडिया इंजीनियरिंग गुड्स का, जैसे यहाँ पे सऊदी अरेबिया है, रिजन बाय 56.7%, फिर उसके बाद सिंगापुर 37.8%, नेदरलैंड्स, कनाडा, फ्रांस। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ओके। चाइना बूस्ट साउथ पैसिफिक इन्फ्लुएंस विद सोलोमोन्स पोर्ट डील। तो देखिए पहले हम इस न्यूज़ को देख लेते हैं, और क्या आपके प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से और मेंस के पर्सपेक्टिव से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए एक स्टेट बैक्ड चाइनीज कंपनी है जिसको एक कॉन्ट्रैक्ट जिसने जीत लिया है टू डेवलप अ की पोर्ट इन द सोलोमोन आइलैंड्स,
ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ी विक्ट्री है बीजिंग के लिए, चाइना के लिए, क्योंकि उसे एक स्ट्रेटेजिक टो होल्ड मिल गया है साउथ पैसिफिक में। सोलोमोन आइलैंड्स गवर्नमेंट, वही सारी चीजें यहाँ लिखी है कि ये पोर्ट की इन्हें डील मिल गई है एंड ऑल ऑफ दैट। ओके, होन्यारा, अब देखिए ये आप कैपिटल है, ये याद रखिएगा, सोलोमोन आइलैंड्स की कैपिटल होन्यारा, क्योंकि कैपिटल्स, सिटीज इन न्यूज जो है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो देखिए सोलोमोन आइलैंड्स भी आपको पता है कि एक आइलैंड कंट्री है, यू नो इट वेरी वेल, है ना। तो ये एक आइलैंड कंट्री है, और इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि हम विन क्यों बता रहे हैं बीजिंग के लिए, व्हाई इज इट अ विन, क्योंकि हमें पता है कि फरवरी 2022 के महीने में यूएस ने क्या कहा था, अगर आप न्यूज़पेपर्स फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता है कि हम अपनी एक एम्बेसी खोल रहे हैं सोलोमोन आइलैंड्स में। ओके, तो यूएस भी ये जो पैसिफिक रीजन है, साउथ पैसिफिक रीजन है ना, इसमें चाहता नहीं है कि चाइना का जो स्टे है वो स्ट्रांगली एम्बेडेड हो जाए, जो फुट होल्ड है वो स्ट्रांगली एम्बेडेड हो जाए। तो उसको काउंटर करने के लिए हमने फरवरी के महीने में 2022 में देखा था कि उन्होंने अपनी एम्बेसी खोलने की बात की थी एंड ऑल ऑफ दैट, ठीक है। तो वो हर कोशिश कर रहे हैं यू नो बेसिकली यूएस, कि वो इस चाइना के फुट होल्ड को काउंटर कर सके। अब देखिए जो सोलोमोन आइलैंड्स हैं, आप अगर अपना मैप खोलेंगे तो वैसे तो आप मैप पढ़ते ही हैं, यू सॉर्ट ऑफ ऑब्जर्व कहाँ पे क्या चीज़ है ना। तो जब आप सोलोमोन आइलैंड्स को देखेंगे तो ये मेलेनेशिया का एक नेशन है। मेलेनेशिया क्या है, ओशियानिया का एक रीजन है। मेलेनेशिया सब रीजन ऑफ ओशियानिया इज अ मेलेनेशिया, इज मेलेनेशिया एक्चुअली, है ना। तो ये हम साउथ वेस्टर्न पैसिफिक ओशन के बारे में बात कर रहे हैं। तो जब आप यू नो देखेंगे, पैपुआ न्यू गिनी देखते हैं आप, पैपुआ न्यू गिनी, है ना, तो उसके बिल्कुल ईस्ट पे आप देखेंगे तो उसमें सोलोमन आइलैंड्स आपको दिख जाएगा मैप में। इसकी कैपिटल होन्यारा है, ये आपको पता होना चाहिए। ओके, और साथ ही में आपको ये भी पता होना चाहिए कि यहाँ पे आप एक्चुअली देख सकते हैं कि एक चेन है ऑफ वोल्केनिक आइलैंड्स, ठीक है, डबल चेन है वोल्केनिक आइलैंड्स की, और कोरल अटोल्स भी हैं काफ़ी। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। वैसे तो देखिए 990 आइलैंड्स जो हैं वो मिला के सोलोमन आइलैंड्स बनते हैं, छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, और मेजर आइलैंड्स 6 के करीब हैं। पर इसमें से पूरी चेन में से 2 ऐसे आइलैंड्स हैं जो इसका नहीं पार्ट, सोलोमन आइलैंड्स का। वो कौन से 2 ऐसे यू नो एक्सेप्शन है, एक तो बूका और एक बुगैनविला। बुगैनविला आपको पता है ये ऑटोनोमस रीजन है पैपुआ न्यू गिनी के, ठीक है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ओके, और साथ ही में हम ये भी जानते हैं, आई थिंक इट इज रिटन हियर, the Solomons have become the unlikely epicenter of a diplomatic tussle between China and the US, क्योंकि सोलोमन आइलैंड्स ने रिसेंटली एक सिक्योरिटी पैक्ट साइन किया था बीजिंग के साथ 2022 में ही। ओके, तो ऑफ कोर्स यू नो सोलोमन आइलैंड्स ने भी और चाइना ने डिनाई किया है कि ये किसी भी थर्ड पार्टी कंट्री को हम इससे टारगेट नहीं कर रहे हैं, ऑल ऑफ दैट, जो वही हम हर बार सुनते हैं। पर ऑफ कोर्स यूएस हैज एवरी रीजन टू बी स्केर्ड ऑफ दिस पर्टिकुलर इवेंट, है ना। तो वो चीज़ यहाँ पे लिखी है। अब देखिए इस पर्टिकुलर आर्टिकल से बस आपको इतना पता होना चाहिए कि जो एबल प्राइज है इट इज गिवन फॉर मैथमेटिक्स, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अब नाउ दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। हम इसी दिन का इंतजार कर रहे थे कि हमारे पास फाइनल पूरा समरी कब आएगी, जॉइंट स्टेटमेंट कब आएगी यू नो शी की और पुतिन की। रशिया चाइना वाउ टू डीपन रिलेशंस, टेक एम एट वेस्ट। अब देखिए जो जॉइंट स्टेटमेंट आई है, जो रिलीज की गई है मैंडरिन में भी और रशियन में भी, ठीक है, तो फाइनली उससे हमें क्या पता चलता है कि दोनों साइड्स ने फर्मली कंडेम किया है पॉलिटिसाइजेशन ऑफ मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म्स, ठीक है। तो ये ऑफ कोर्स किसको हिंट किया जा रहा है, G20 को हिंट किया जा रहा है रिसेंटली, जो उसमें हमने पॉलिटिसाइजेशन देखी मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म की। और इन्होंने साफ साफ बोला है कि कहीं कंट्रीज क्या करती हैं, मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म्स के एजेंडा को किसी अनरिलेटेड इशू को उठा लेते हैं और उसको फिल कर देते हैं, ठीक है, और जो प्राइमरी मिशन है उस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म का उसको डाइल्यूट कर देते हैं, है ना। तो ये चीज़ G20 में हमने देखी, बार बार मिस्टर पुतिन और चाइना ये कहते रहे कि यू नो ये जो पर्टिकुलर G20 है वो तो इकोनॉमिक और इन सारी चीज़ों के लिए, 2008 का ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, इन सारी चीज़ों के लिए आया था। तो आप इसको क्या यहाँ पे यूक्रेन वॉर क्यों डिस्कस की जा रही है। और फिर इतना बुरी सिचुएशन थी कि अभी जो फॉरेन मिनिस्टर्स मीट हुई उसकी हम जॉइंट स्टेटमेंट भी रिलीज नहीं कर पाए न्यू दिल्ली, और हमने एक आउटकम डॉक्यूमेंट निकाला जिसमें दोनों के व्यूज हमने रख दिए, वेस्ट के भी और रशिया चाइना के भी, ठीक है। तो ये चीज़ ऑफकोर्स हमने देखी।
द लेंदी पॉइंट स्टेटमेंट ऑल्सो एक्सप्रेस, और साथ ही में हमने ये जॉइंट स्टेटमेंट है उसमें ये भी देखा कि दोनों ने एक्सप्रेस किया है अपना सीरियस कंसर्न ओवर नेटोज कंटिन्यूड स्ट्रेंथनिंग ऑफ मिलिट्री सिक्योरिटी टाइज विद एशिया पैसिफिक कंट्रीज। तो उनका ये कहना है कि हम अपोज करते हैं द कॉबलिंग टुगेदर ऑफ अ क्लोज्ड एंड एक्सक्लूसिव ब्लॉक स्ट्रक्चर इन द एशिया पैसिफिक रीजन। तो आप जानते हैं कि ब्लॉक स्ट्रक्चर से इनका कोड को हिंट करना होगा, ऑकस को हिंट करना होगा कि जो आप एशिया पैसिफिक रीजन में आप इस तरह का ब्लॉक स्ट्रक्चर या ब्लॉक मेंटालिटी या कोल्ड वॉर मेंटालिटी यूएस की अभी भी है, वो नहीं गई है। वो चीजें आप यहाँ पढ़ सकते हैं, ये भी इन्होंने मेंशन किया। और इन सारी चीजों का एक बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट होने वाला है पीस पे और स्टेबिलिटी पे इस पर्टिकुलर रीजन की। देखिए मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ कि जो ये दोनों कंट्रीज है ना, चाहे वो रशिया है चाहे वो चाइना है, ये इंडो पैसिफिक टर्म नहीं यूज करते, ठीक है। दे यूज द टर्म, ऑफ कोर्स रशिया के आपको कुछ प्रीवियस वो मिल जाएंगे चाइना के साथ इतनी घनिष्ठ दोस्ती से पहले के इंस्टेंसेस, पर चाइना तो स्पेसिफिकली इज वेरी अवर्स इंडो पैसिफिक टर्म से। तो एशिया पैसिफिक ही आपको पूरे डॉक्यूमेंट में लिखा दिखेगा, ठीक है। और यहाँ पे लेकिन दोनों ने ये भी कहा है अपनी जॉइंट स्टेटमेंट कि हम कमिटेड हैं टू बिल्डिंग एन इक्वल open and inclusive security system in the Asia Pacific region and does not target third countries। ये चीज इन्होंने कही है। द चाइनीज लीडर उन्होंने एक बार और रेफर किया बीजिंग की पोजीशन पेपर को यूक्रेन क्राइसिस पे, जो 12 पॉइंट पोजीशन पेपर है। पर रेफर करने से क्या होता है, मतलब ये तो आपसे जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि आप पीस ब्रोकर करेंगे वो तो सब धरी की धरी रह गई। सबकी पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी इज वेरी डिसअपॉइंटेड, वी आर एक्सपेक्टिंग समथिंग, एटलीस्ट आप थोड़ा सा ड्रामा ही हमें देखने के लिए मिलता, बट नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। वो चीज जो मीडिएटर न्यूट्रलिटी ये सब कुछ, वी हैव सीन नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट हियर। Okay, the joint statement criticized the West over Ukraine, saying both sides oppose the practice। तो इन्होंने ये कहा है कि वेस्ट को क्रिटिसाइज करते हुए कि हम दोनों ही अपोज करते हैं द प्रैक्टिस बाय एनी कंट्री और ग्रुप ऑफ कंट्रीज टू सीक एडवांटेजेस। जब आप हर जगह अपना फायदा देखते हैं, चाहे वो मिलिट्री फायदा हो, पॉलिटिकल फायदा हो, किसी भी तरह का, और आप यही करते हैं, ये वेस्ट को क्रिटिसाइज किया जा रहा है जब किसी भी और कंट्री का लेजिटिमेट सिक्योरिटी इंटरेस्ट उस पर्टिकुलर सिचुएशन में इन्वॉल्व होता है। तो आपको कुछ नहीं करना है। कहाँ रेफर किया जा रहा है? यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट को। जैसे यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में लेजिटिमेट सिक्योरिटी इंटरेस्ट है रशिया के, ऐसा रशिया कह रहा है ना कि उनका लेजिटिमेट सिक्योरिटी इंटरेस्ट है, क्योंकि ऑफ कोर्स नेटो को आप उनके बिल्कुल यू वुड ब्रिंग नेटो टू देयर हेड, है ना, बिल्कुल यूक्रेन पे लाके रख देंगे नेटो को, नेटो का मेंबर बना देंगे यूक्रेन को, है ना, बड़े सारे जो आर्सनल्स वगैरह वहां पे। तो फिर व्हाट वुड रशिया डू? रशिया ऑफ कोर्स यूएसएसआर यूज्ड टू बी अ सुपर पावर, दे कैन नॉट लेट दैट हैपन। तो लेजिटिमेट सिक्योरिटी इंटरेस्ट थे एक पर्टिकुलर कंट्री के, और आपने फिर उस कॉन्फ्लिक्ट को एक वॉर में कन्वर्ट होने दिया, और आपने कुछ किया नहीं, बस आप अभी वॉर जो पैकेजेस ही देते जा रहे हैं। और यही आप करते हैं, आपको मिलिट्री, आप हर जगह यही करते हैं। किसी भी तरह के कॉन्फ्लिक्ट को, वॉर को उठा के देख लीजिए, आप जानबूझ के उसको फ्यूल होने देते हैं, फिर दूसरी जो पार्टी है उसको जाके आप अपने असले बेचने लग पड़ते हैं। दिस इज द हिस्ट्री ऑफ यूएसए। ओके, आर्म सप्लायर इज व्हाट यूएसए एम्स टू बिकम। ओके, और इसीलिए आप बस अपना फायदा देखते हैं, ऐसा रशिया कह रहा है। इट सेड द रशियन साइड वेलकम्स चाइनाज विलिंगनेस टू प्ले अ पॉजिटिव रोल। तो इन्होंने कहा है कि रशिया ने कहा है कि हम वेलकम करते हैं चाइना की जो विलिंगनेस है, बहुत ही अच्छी बात है कि एक पॉजिटिव रोल निभाना चाहते हैं पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक सेटलमेंट में यूक्रेन क्राइसिस की। ओके, मिस्टर शी ऑन ट्यूसडे स्ट्रेस्ड द लॉन्गेविटी। तो मिस्टर शी ने कहा है कि देखिए चाइना रशिया टाइज है ना, एनी टर्न ऑफ इवेंट्स हो जाए, अब ये हिलने वाला नहीं है। ओके, तो दे वर कंसिस्टेंट विद हिस्टोरिकल लॉजिक एंड अ स्ट्रेटेजिक चॉइस ऑफ चाइना। देखिए हिस्टोरिकल लॉजिक आप सोचिए क्या हो सकता है इनके कंसिस्टेंट टाइज का, कम्युनिज्म, राइट, सोशलिज्म, ये सारी चीजें, और स्ट्रेटेजिक चॉइस तो चाइना की है ही क्योंकि दोनों के दुश्मन सेम है। ओके, इट विल नॉट बी चेंज बाय एनी टर्न ऑफ इवेंट्स। Okay, he said, adding that changes unseen in a century are evolving faster and international balance of power is undergoing a profound shift. Both pledged to work together। तो उन्होंने कहा है कि हम ब्रिक्स इस तरह की ग्रुपिंग्स को काम करेंगे, इस पे काम करेंगे,
और हम जो अभी तक डोरमेंट हो गई है रशिया इंडिया चाइना ट्राइलेटरल, उसको भी दोबारा रिवाइव करने की कोशिश करेंगे। टू साइड्स आल्सो सेड दैट दे वुड सपोर्ट ईच अदर फर्मली इन सेफ गार्डिंग देयर। तो दोनों ने कहा है कि किसी भी तरह का प्लेटफॉर्म हो, हम एक दूसरे को हर प्लेटफॉर्म पे सपोर्ट करेंगे, एक दूसरे के कोर इंटरेस्ट को प्रिजर्व करने में। और सबसे बड़े कोर इंटरेस्ट हम दोनों के लिए ही है सॉवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी एंड डेवलपमेंट इंटरेस्ट्स। तो यहाँ पे देखिए, जब रशिया कह रहा है कि मैं आपके इस कोर इंटरेस्ट को कंजर्व करूंगा, तो वो कौन सी कोर इंटरेस्ट होगा? ताइवान के अलावा कौन सा सॉवरेनिटी रिलेटेड इंटरेस्ट हो सकता है चाइना का, जिसको रशिया प्रिजर्व कर सकता है? तो चाइना का जो स्टैंड है ताइवान, उस पे रशिया ने उनको फर्मली सपोर्ट किया है, चाइनीज इनिशिएटिव्स टू सेफगार्ड इट्स सॉवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। अब इकोनॉमिक कोऑपरेशन, क्योंकि सबसे बड़ी चीज तो यही थी जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। बिसाइड्स अ जॉइंट स्टेटमेंट, दोनों साइड्स ने अनाउंस किया है plan to promote the key elements of Russia Chinese economic cooperation until 2030। इसमें क्या होगा? मिस्टर पुतिन ने कहा है कि हमने करीब 80 के करीब हमने इंपॉर्टेंट और प्रॉमिसिंग बायलेटरल प्रोजेक्ट्स को डिफरेंट फील्ड्स में वर्थ $165 बिलियन साइन किया है, अग्री किया है 80 प्रोजेक्ट्स पे। ओके तो आप जानते हैं रशिया एक स्ट्रेटेजिक सप्लायर है ऑयल का, नेचुरल गैस का, इंक्लूडिंग एलएनजी, कोल एंड इलेक्ट्रिसिटी टू चाइना। और ये सारी चीजें इन्होंने कही हैं। और पावर ऑफ साइबेरिया 2 गैस पाइपलाइन का भी मेंशन किया है अक्रॉस मंगोलिया। ठीक है, अ गुड प्रोजेक्ट, दिस इज अ वेरी गुड प्रोजेक्ट, दिस इज व्हाट पुतिन सेज, वी हैव रीच्ड द एग्रीमेंट ऑन almost most of the deals parameters. Russia will export 50 billion cubic meters of gas from reliable stable supplies। अब देखिए यहाँ पे ना, क्योंकि ये जॉइंट स्टेटमेंट में मेंशन किया गया है, ऑल्दो हम पावर ऑफ साइबेरिया के बारे में पहले भी बात कर चुके हैं जब नेचुरल गैस के बारे में बहुत कुछ आ रहा था, G7 दिस दैट। तो पावर ऑफ साइबेरिया क्या है और पावर ऑफ साइबेरिया 2 क्या है? पावर ऑफ साइबेरिया, जो जिसे हम चाइना रशिया ईस्ट रूट नेचुरल गैस पाइपलाइन भी कहते हैं। तो मैंने यहाँ पर टर्म बोला है ईस्ट रूट, ये आप याद रखिएगा, क्योंकि जो पावर ऑफ साइबेरिया है वो ईस्ट रूट नेचुरल गैस पाइपलाइन है। ऑफ कोर्स कौन सप्लाई करेगा? रशिया की गैसप्रॉम है, वो सप्लाई करेगी ईस्टर्न साइबेरिया से नेचुरल गैस को, है ना, टू चाइना। ये बात आपको पता है, ठीक है। तो लेकिन पावर ऑफ साइबेरिया 2 क्या है, जिसे हम अल्ताई गैस पाइपलाइन भी कहते हैं। अल्ताई, आप अपना ये पूरा रीजन जब पढ़ते हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी और मैपिंग करते हैं, तो अल्ताई आप पढ़ते हैं, राइट? तो ALTAI, तो इसे हम अल्ताई गैस पाइपलाइन भी कहते हैं, दिस पावर ऑफ साइबेरिया 2 गैस पाइपलाइन। ठीक है, तो इसमें क्या है, इट इज एक्चुअली अ वेस्टर्न रूट रशिया चाइना गैस पाइपलाइन। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे वेस्टर्न साइबेरिया अल्ताई रीजन से जा रहा है नॉर्थ ईस्ट चाइना तक, उसमें क्या था, ईस्टर्न साइबेरिया से जा रहा था। तो ये चीज आपको याद रखनी है। बेसिक डिफरेंस यही है। अगर आपके प्रीलिम्स में ये स्टेटमेंट आ जाए कि जो पावर ऑफ साइबेरिया 2 गैस पाइपलाइन है, इट्स एन ईस्ट रूट रशिया चाइना गैस पाइपलाइन, नो, दैट स्टेटमेंट इज रॉन्ग कंप्लीटली। ओके, अब देखिए यहाँ पे हमें और भी आर्टिकल्स को देखना है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि हम हियर करेंगे अब जो भी पिटिशंस हैं टू क्रिमिनलाइज मैरिटल रेप। कब हम देखेंगे इन सारी पिटिशंस को? May 9 को। अब देखिए, ऑफ कोर्स जो सेंटर है, सेंटर के रिप्रेजेंटेटिव ने ये कहा है कि ना ही इसके लीगल रैमिफिकेशंस होंगे बल्कि सोशल इम्पैक्ट भी होगा। वही चीज जो हमने सेम सेक्स यूनियन वाली चीज में देखी कि इसके सोशल इम्पैक्ट बहुत बड़ा होगा। लेकिन मैरिटल रेप को हम रिसेंटली बहुत सारे एडिटोरियल्स के माध्यम से, आर्टिकल्स के माध्यम से कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए आपको ये भी पता है कि जो कर्नाटका का हाई कोर्ट है, उन्होंने सिंपल सी एक बात कही थी, कर्नाटका के हाई कोर्ट ने, कि देखिए, अ मैन इज अ मैन, एन एक्ट इज एन एक्ट, अ रेप इज अ रेप। चाहे वो एक मैन जो हस्बैंड है उसकी तरह परफॉर्म किया जा रहा है ऑन अ वुमन हु इज अ वाइफ, है ना। तो कर्नाटका हाई कोर्ट ने कहीं ना कहीं मैरिटल रेप को कहा था कि क्रिमिनलाइज करना पड़ेगा, इट्स अ क्रिमिनल ऑफेंस, है ना। तो ये चीज कर्नाटका हाई कोर्ट, हस्बैंड वाज लायबल टू बी चार्ज फॉर रेप अंडर द IPC इफ ही हैज फोर्सिबल सेक्स विद हिज वाइफ। द कर्नाटका, और फिर साथ ही में सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि कर्नाटका की सरकार ने सपोर्ट किया था हाई कोर्ट के इस जजमेंट को अपने एफिडेविट में। दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट एंड रेलिवेंट फॉर यू। अब आप जानते हैं कि मैरिटल रेप का जो कॉन्सेप्ट है वो आता कहाँ से है। IPC का जब आप सेक्शन 375 पढ़ेंगे ना, तो उसमें डिफाइन किया गया है रेप क्या क्या होता है।
बहुत सारे पॉइंट्स आपको मिलेंगे सेक्शन 375 में, ठीक है। लेकिन उस सेक्शन 375 के नीचे एक एक्सेप्शन भी दिया हुआ है। एक्सेप्शन क्या है कि सब कुछ जो ऊपर लिखा गया है वो रेप है, पर मैरिटल रेप क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है। वो सब कुछ क्रिमिनल ऑफेंस है, पर हम डीक्रिमिनलाइज करें मैरिटल रेप को, यानी कि एक सेक्सुअल इंटरकोर्स अगर एक मैन द्वारा अपनी ओन वाइफ के साथ होता है विदाउट हर कंसेंट, ठीक है, तो उसे हम रेप नहीं कहते। ऑफ कोर्स द वाइफ शुड नॉट बी अंडर 18 ईयर्स एज, ये चीज यहाँ पे लिखी है। पर वैसे ही कर्नाटका हाईकोर्ट ने कहा, देखिए मैन चाहे वो हस्बैंड हो और वुमेन चाहे वो वाइफ हो, लेकिन विदाउट हर कंसेंट जो भी कुछ हो रहा है वो फोर्सेबल ही है, दैट इज रेप। तो ये चीज यहाँ पे हम देखते हैं व्हाट हैपेंस नाउ। एक लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड है ये, और मतलब ये चीज तो आपको शायद ही बहुत ही कम लोग मिलेंगे जो इस बात पे अग्री करेंगे। एटलीस्ट नॉर्मल घराने जो आसपास आप बातें करेंगे तो बहुत कम सपोर्ट मिलेगा इस चीज के लिए। इंडियन आर्मी टू रीइंट्रोड्यूस मिलेट्स इन राशन ऑफ सोल्जर्स, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सिंस वी आर सेलिब्रेटिंग इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, है ना। तो 2023 को तो उसी का एक स्टेप हम देख रहे हैं। इंडियन आर्मी ने फाइनली डिसाइड किया है कि हम राशन में अपने ट्रूप्स को अब मिलेट्स भी देंगे। तो ऑफ कोर्स देखिए क्या है कि हाफ अ सेंचुरी अगो, मतलब अराउंड 50 साल के करीब पहले हमने इसको डिसकंटिन्यू कर दिया था, पहले भी मिला करता था, इन फेवर ऑफ व्हीट आटा। तो आटा देना हमने शुरू किया था, तो फिर हमने इसको डिसकंटिन्यू कर दिया था। फाइनली हम कैंटीन स्टोर्स में मिलेट फूड्स देखेंगे और राशन भी देंगे, जो ट्रूप्स को मिलता है उसमें मिलेट्स देंगे। ओके, अब देखिए ये क्या है, ये एक कंट्रोवर्सी चल रही है, और एक आप जानते हैं हमने जब रकून डॉग्स का आर्टिकल डिस्कस किया तो कहीं ना कहीं यहीं से आया था, ठीक है। अब देखिए आप बहुत ध्यान से पूरी स्टोरी जो है बहुत ध्यान से सुनिएगा, ऑल्दो जो आपके प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से जी सैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये पढ़ के जाना है। तो देखिए क्या पढ़ के जाना है आपको। अगर मैं आपको बताऊं कि प्रीलिम्स इस तरह की जो इंटरनेशनल बॉडीज है उस पर कैसे क्वेश्चन बनाता है, तो आप बस जीसैट का एक्चुअल जो वेबसाइट है ना उस पर जाइए, ठीक है। तो आपको एक पूरा ग्रीन कलर का, डार्क ग्रीन कलर का फर्स्ट पेज मिलेगा, ठीक है। और वो पूरा डार्क ग्रीन का बस उतना ही पढ़ना है आपको, और कुछ भी नहीं पढ़ना, और उसी में से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। उसमें क्या क्या लिखा है कि जो जीसैट इनिशिएटिव है वो प्रमोट करता है रैपिड शेयरिंग ऑफ डेटा फ्रॉम ऑल इन्फ्लुएंजा वायरसेस एंड द कोरोना वायरस कॉजिंग कोविड-19, ठीक है। दिस इंक्लूड्स, और वो कहता है कि इसमें जेनेटिक सीक्वेंस भी होगा, या फिर उससे जेनेटिक सीक्वेंस से रिलेटेड क्लिनिकल और एपिडेमियोलॉजिकल डेटा भी होगा associated with human viruses, और जो जोग्राफिकल और स्पीशीज स्पेसिफिक डेटा है वो भी होगा associated with avian। अब देखिए जीसैट का ऑफ कोर्स आप जब फुल फॉर्म पढ़ेंगे तो आप जानते ही हैं, where is it written, let me just search for it। तो आप जानते हैं दिस इज अबाउट एवियन डेटा एंड ऑल ऑफ दैट, ठीक है। तो ये सारी चीजें, ताकि जो रिसर्चर्स हैं दे कैन अंडरस्टैंड हाउ वायरसेस इवॉल्व और स्प्रेड करते हैं कि वो एपिडेमिक या पेंडेमिक बन जाए, ये सारी चीजें उसमें लिखी हैं। और फाइनली बेसिकली और भी चीजें जो आप उसमें पढ़ेंगे, तो हर तरह का ऑल बोनाफाइड यूजर्स जो जी सैड को एक्सेस डेटाबेस एक्सेस एग्रीमेंट को साइन करके पा लेते हैं, ठीक है, और एक साइंटिफिक एटिकेट को अपहोल्ड करते हैं, है ना, उन सबको एक्सेस अवेलेबल है। ये सारी बातें बहुत ही जर्नलिस्टिक सी उसमें लिखी हैं, ठीक है। और एक पॉइंट ये भी लिखा है कि जीसैट ट्रेनिंग वर्कशॉप्स भी कंडक्ट करता है टू एड इन कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ कोलैबोरेटिव नेटवर्क्स। ये सारी चीजें आप पढ़ सकते हैं, और यही फर्स्ट पेज जो है वो बेसिकली आपके लिए बन जाता है बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। और थोड़ी सी और एडिशनल इन्फॉर्मेशन जी सैट से रिलेटेड, आप ये जानते हैं जब पैंडेमिक आया था आपने ये सब कुछ सुना होगा बहुत ही ज़्यादा कि एक पब्लिक प्लेटफॉर्म है स्टार्टेड बाय WHO इन 2008, है ना। WHO द्वारा स्टार्ट किया गया था 2008 में ही, टू शेयर जीनोमिक सीक्वेंसेस, है ना। ये सारी चीज़ें आपने सुनी थी। फिर 2010 में क्या हुआ, जो जर्मनी है, फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी, उन्होंने ऑफिशियल होस्ट की तरह खुद को डिक्लेयर किया था जी सैट प्लेटफॉर्म का। ये सब कुछ आप जानते हैं, ओके। तो वही सारी चीजें यहाँ लिखी हैं, पर जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो ये पूरी कंट्रोवर्सी है जो यहाँ हम पढ़ रहे हैं। देखिए क्या हुआ कि जब हमने रकून डॉग्स के बारे में पढ़ा, तो आप जानते हैं कि कोविड-19 का नेचुरल ओरिजिन है, जैसे यहाँ लिखा है, या लैब लीक, उसका लैब एक्सपेरिमेंट जो खराब चला गया उसके वजह से इतना बड़ा हमने पैंडेमिक देखा। इसका आंसर सब सीख कर रहे हैं, राइट।
तो फिर एक ग्रुप ऑफ रिसर्चर्स थे, कुछ फ्रांस के लोग, कुछ कनाडा के लोग, कुछ यूएस के लोग, है ना। तो यही ऑफ कोर्स इन आंसर्स को ही सीख कर रहे थे। तो फिर वो जीसैट के डेटाबेस को स्क्रॉल कर रहे थे, तो अचानक से वो स्टम्बल किए, वो रुके कहीं पे, उनको अचानक से एक डेटा दिखा जो कोविड-19 पे ही अपलोड हुआ था चाइना की तरफ से। ओके, चाइना की तरफ से वो डेटा अपलोड हुआ था, और 3 साल बाद ऑफ कोर्स वो उस स्टार्टिंग का डेटा है 2020 का, जब नया नया वुहानन मार्केट से ये चीज़ें अराइज होनी शुरू हुई। ठीक है, तो फिर उन्होंने इस डेटा को डाउनलोड किया, और फिर थोड़े ही समय में उन्होंने क्या किया, ऑनलाइन एक ऐसा पब्लिश कर दिया, एक ऑनलाइन पेपर इस पे। ठीक है, तो इस पे जीसैट का कहना है कि ये तो हमारे पर्टिकुलर अग्रीमेंट के खिलाफ जाता है, क्योंकि जीसैट की टर्म्स ऑफ यूज ये कहती है कि अगर आप किसी के भी डेटा को डाउनलोड करते हैं, तो आपको पहली बात जिसका वो डेटा है, जो डेटा जनरेटर है, ठीक है, उसके साथ कोलैबोरेट करना पड़ेगा। और जो भी रिसर्च आप आगे कर रहे हैं, जो भी पब्लिश कर रहे हैं, यू विल हैव टू कोलैबोरेट उन डेटा जनरेटर्स के साथ। तो आपने कहीं ना कहीं क्या किया, ये स्कूपिंग है। ठीक है, क्योंकि आपने चाइना उनके डेटा जनरेटर से तो कंसल्ट किया ही नहीं, एंड ऑल ऑफ दैट, है ना। तो उन्होंने कहा जी नहीं, उन रिसर्चर्स ने कहा कि हमने कोलैबोरेट किया था, हम आपको ईमेल दिखा सकते हैं, और ईमेल था। ओके, तो कुछ समय के लिए तो देखिए जीसैट ने उनको बैन कर दिया था, इन सारे रिसर्चर्स को। अब आप कोई एक्सेस नहीं कर सकते जीसैट का डेटा को। लेकिन फिर जब उन्होंने ईमेल दिखाया एंड ऑल ऑफ दैट, फिर उन्होंने यू टर्न लिया और उनको एक्सेस दोबारा प्रोवाइड कर दिया। लेकिन इतने में क्या हुआ कि जो चाइना का डेटा था वो टेक डाउन हो चुका था। ठीक है, और चाइना का ये कहना है कि हम इसे अपडेट कर रहे हैं एंड ऑल ऑफ दैट, और वो खुद का भी एक पब्लिश करने वाले हैं उस पर पेपर। लेकिन बात यह है कि इससे हमें ये पता चल रहा था, और वो जो ग्रुप ऑफ रिसर्चर्स हैं उन्होंने भी यही कहा कि लैब लीक का कोई हमें नहीं लग रहा आशंका, नेचुरल ओरिजिन ही है इस पर्टिकुलर पैंडेमिक का, क्योंकि रकून डॉग्स का भी जेनेटिक मटेरियल मिला है कोरोना वायरस के साथ साथ। ठीक है, और इससे पता चलता है कि ये नेचुरल ओरिजिन है। ओके, तो ये सारा मतलब पूरा यहाँ पे कंट्रोवर्सी चल रही है कि चाइना ने। और सबसे बड़ा बात, जो क्वेश्चन जो अनक्लियर अभी तक रह रहा है, वो ये है कि 3 साल के बाद क्यों उन्होंने अपलोड किया, और इतने साल तक ये डेटा क्यों नहीं अपलोड किया है एंड ऑल ऑफ दैट। तो यही WHO भी पूछ रहा है चाइना से, ये सब बातें। लेट्स सी व्हाट कम्स अप। और लेकिन आपके लिए प्रीलिम्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट था कि जीसेट की टर्म्स ऑफ यूज ये कहते हैं कि अगर आप डाउनलोड करते हैं डेटा को, और आप उस पर कुछ पब्लिश करने की सोच रहे हैं, उससे कुछ सीख के या जो भी, तो आप जो डेटा जनरेटर हैं, ओरिजिनेटर हैं, उनसे आपको कंसल्ट करना पड़ेगा, कोलैबोरेट करके कुछ पब्लिश कीजिए अगर आप करना चाहते हैं तो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ लिखी हैं। ओके, प्रेसिडेंट कन्फर्स पद्मा अवार्ड्स ऑन SM कृष्णा, कुमार मंगलम बिरला। आप देखिए, वैसे तो आप खुद पढ़ सकते हैं, इसमें कुछ समझाने वाला है नहीं। जो फॉर्मर कर्नाटका चीफ मिनिस्टर SM कृष्णा, इंडस्ट्रियलिस्ट कुमार मंगलम बिरला, और प्लेबैक सिंगर सुमन कल्याणपुर, बहुत सारे ऐसे लोगों को पद्मा अवार्ड्स मिले हैं। जो मिस्टर कृष्णा है, SM कृष्णा, उनको पद्म विभूषण मिला है, known for his statements like vision and administrative acumen during a career spanning more than 6 decades। वो फॉरेन मिनिस्टर भी रह चुके हैं। पद्म विभूषण मिला, आप जानते हैं, सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। फिर उसके बाद ऐसे बहुत सारे यहाँ पे आप खुद पढ़ सकते हैं कि पहला जो आदित्य बिरला ग्रुप था, वो was the first Indian group to venture abroad and acquire widespread global presence, one of the first। तो ये सारी चीज़ें इसलिए उनको अवार्ड्स मिले हैं। अब देखिए यहाँ पे अगर हम देखें, ओके, Government will attempt to open corridor to शारदा पीठ in POK for devotees शाह। तो देखिए क्या है यहाँ पे, जैसे कि करतारपुर कॉरिडोर आप जानते हैं 2019 में वीज़ा फ्री एक्सेस दिया गया था, जो डेरा बाबा नानक है गुरदासपुर में पंजाब के, और गुरुद्वारा दरबार साहिब इन करतारपुर पाकिस्तान। तो वीज़ा फ्री एक्सेस पिलग्रिम्स को आप जानते हैं ना, ये सब कुछ हुआ था। तो वैसे उसी लाइंस पे जो डिमांड की जा रही है, और मिस्टर अमित शाह ने, यानी कि यूनियन होम मिनिस्टर ने कहा है कि हम उसको केटर भी करेंगे। वी वुड मूव फॉरवर्ड टू ओपन अ कॉरिडोर टू शारदा पीठ, जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में है। ठीक है, तो जैसे करतारपुर के केस में होता है, वो हम देखेंगे। शारदा पीठ जो है बेसिकली एक बहुत ही रेवर्ड साइट है फॉर द हिंदू कम्युनिटी। क्यों, और ये कहाँ लोकेटेड है? नीलम वैली में, नीलम वैली इन
पीओ के, ठीक है। तो अक्रॉस तीतवाल विलेज अलोंग द लाइन ऑफ कंट्रोल इन कुपवारा डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू कश्मीर। तो ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए, ऑल्दो यहाँ पे और कुछ भी नहीं है, बस यही लिखा है कि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम कल्चर को, डिवोशन को, सब कुछ रिस्पेक्ट करते हैं। धारा 370 जब से हटी है, वी हैव टेकन अ लॉट ऑफ एफर्ट्स, ये सब वगैरह बातें यहाँ लिखी हैं। अबॉलिशन इज द वे। अब देखिए, आप इस आर्टिकल से अग्री कर सकते हैं, डिसअग्री कर सकते हैं, पर यहाँ पे कहीं चीज़ें जो आपको समझनी चाहिए, क्योंकि द क्वेश्चन इज़ वेरी रेलिवेंट कि कि क्या जो कैपिटल पनिशमेंट है या डेथ पेनल्टी है जो हम फांसी से लटका देते हैं, उससे भी क्या ह्यूमेन कुछ मेथड है, कुछ पेनलेस, कुछ डिग्निफाइड मेथड है एक इंसान को डेथ पेनल्टी देने का, मारने का, जो भी मतलब इस तरह की सज़ा देने का, क्या उससे सही कुछ मेथड है? उसके बारे में आप जानते हैं कि एक्सपर्ट पैनल बिठाया जा रहा है। जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ का हमने कल आर्टिकल देखा था, जब वो बोल रहे थे कि उसमें डॉक्टर्स भी होंगे, उसमें साइंटिस्ट भी होंगे, उसमें पॉलिसी मेकर्स भी होंगे, और हम डेटा देखेंगे कि पूरे वर्ल्ड का डेटा क्या कहता है एंड ऑल ऑफ दैट। ओके, तो आप जानते हैं ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज नाउ वेंचर्ड टू फाइंड आउट इफ देयर इज अ मोर dignified and less painful method to carry out death sentences. The idea of finding an alternative mode of execution, one considered less painful and involves little cruelty, has been part of the wider debate कि क्या डेथ पेनल्टी को अबॉलिश ही कर देना चाहिए, ये उसी का एक पार्ट है। आप जानते हैं कि बहुत पुरानी डिबेट है और कब से चली आ रही है ना। बहुत लोग आपको इसके फॉर में दिखेंगे, बहुत लोग आपको इसके अगेंस्ट में दिखेंगे, और ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो इंटरव्यू में भी बहुत बार पूछा जा सकता है, ठीक है। तो जुडिशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकिंग हैव लीन्ड टूवर्ड्स बैकिंग बोथ द आइडिया ऑफ। अब आप जानते हैं कि जुडिशरी ने ऑलमोस्ट हमेशा ही कैपिटल पनिशमेंट को अपहोल्ड किया है, और जो हैंगिंग का मेथड है टू गिव कैपिटल पनिशमेंट, उसको ही अपहोल्ड किया कि यही सबसे लेस पेनफुल है, और हमारे पास डेटा भी है टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। और आप जानते हैं जब इसके बारे में लिखेंगे तो ऑफ कोर्स आप कुछ केसेस को इलेबोरेट करेंगे। बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1980, ये केस हम डिस्कस कर चुके हैं। बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1980, इसने अपहोल्ड किया था डेथ पेनल्टी को कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, पर साथ में ये भी कहा था, या बहुत डिटेल में बच्चन सिंह केस डिस्कस कर चुके हैं, कि इसे अपहोल्ड तो हम कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल है, पर रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में ही यूज करना चाहिए। अगर आपके प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन आ जाए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स, है ना, हमने अपहोल्ड होते देखा था डेथ पेनल्टी को, और उसमें बच्चन सिंह केस दिया है, तो वो सही है। कहीं उसमें केशवानंद भारती केस दिया और आपको लगता है हर चीज का आंसर केशवानंद भारती केस ही होता है और उसको सही कराए, बिल्कुल गलत, ठीक है। और साथ ही में जो दीना दयाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स केस है 1983 का, उसमें उन्होंने ये भी कहा था विच अपहेल्ड द मेथड बाय रूलिंग दैट हैंगिंग, उन्होंने कहा था कि हैंगिंग जो है इट इज एज पेनलेस एज पॉसिबल, इससे ज़्यादा पेनलेस कोई मेथड है ही नहीं, एंड इट कॉजेज नो ग्रेटर पेन देन एनी अदर नोन मेथड, ठीक है। तो ये चीज़ दीना दयाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स केस भी आपको पता होना चाहिए। साथ ही में जो 35th रिपोर्ट ऑफ लॉ कमीशन है 1967 की, उन्होंने कहा था देखिए जो और भी तो मेथड्स हैं ही ना, जैसे इलेक्ट्रोक्यूशन है ना, इलेक्ट्रिक शॉक देके और ये सब, या फिर एक गैस चेम्बर में, या एक लीथल इंजेक्शन, यूएस के केस में लीथल इंजेक्शन दिया जाता है, ठीक है। तो ये भी ऑफ कोर्स कहीं लोग कहते हैं लीथल इंजेक्शन लेस पेनफुल है, साउंड तो यही करता है ना। तो और पर जो लॉ कमीशन की रिपोर्ट थी उसने कुछ रेकमेंड नहीं किया था चेंज को, उन्होंने बस ये कह दिया कि इट इज़ बिलीव टू बी लेस पेनफुल बाय सम, पर ये नहीं कहा कि कुछ चेंज आना चाहिए, हैंगिंग को हटा के ऐसे कर दो एग्जीक्यूशन, या कुछ भी अपनी पोजीशन दी नहीं थी, ठीक है। Even though the Supreme Court has not favored abolition, it has developed a robust and humane jurisprudence that has made it difficult for the executive. लेकिन देखिए क्या है ना, सुप्रीम कोर्ट ने अपहोल्ड तो किया है इसको, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने धीरे 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 सच में उन्होंने बहुत सारे ऐसी चीज़ें रखी है कि एग्जीक्यूशन इस तरह से डेथ पेनल्टी देना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल ही है, मतलब होता तो है ही ऑफ कोर्स, पर मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस, इस बंदे का पहले पास्ट देखो, क्या पता इसके साथ भी कुछ गलत हुआ हो, मे बी इसकी मेंटल हेल्थ सही ना हो, मे बी इसकी एज कम हो, ये सारे मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस इन्वॉल्व कर करके, इंक्लूड कर करके ऑफ कोर्स रेयरेस्ट ऑफ रेयर ही बना दिया है डेथ पेनल्टी के केस को, ठीक है। और साथ ही में देखिए यहाँ पे एक और बात लिखी है, बाकी कुछ नहीं, जैसे आप यहाँ पढ़ सकते हैं
कि हैंगिंग आप कह सकते हैं कि सबसे कम बॉच्ड अप एग्जीक्यूशंस को लीड करती है, तो कहीं ना कहीं हैंगिंग इज डेफिनेटली प्रेफरेबल। ऑल्दो ये ऑथर का ये कहना है कि अगर आप सच में कुछ ह्यूमेन और डिग्निफाइड सच में आप चाहते हैं ना, तो अबॉलिशन ही सही सबसे तरीका है। हैंगिंग को अबॉलिशन, डेथ पेनल्टी को ही अबॉलिश कर दो, ये चीज़ इन्होंने कही। क्योंकि किसी ने अगर किसी की जान ली है तो उसकी जान लेके ही उसका बदला हो सकता है, उसको सजा दे सकती है, ये कहाँ का लॉ है, ये ऑथर का कहना है। ठीक है, अब बॉच्ड एग्जीक्यूशन का मतलब क्या होता है? देखिए, जब बहुत बार लीथल इंजेक्शन देके या हैंगिंग करके या इलेक्ट्रोक्यूशन करके या फिर गैस चेम्बर में, है ना, बहुत बार ऐसा होता है कि इंस्टेंट होना चाहिए। एग्जीक्यूशन का मतलब है इंस्टेंट डेथ, लेकिन इंस्टेंट नहीं हो। कहीं कहीं ऐसे केस हैं जिसमें एग्जीक्यूशन होने में, यानी कि इंसान को मरने में 3-3 घंटे लग गए, वो टॉर्चर होता था 3-3 घंटे तक। इट इज़ वेरी पेनफुल, बहुत ज़्यादा पेनफुल। हमने कई केसेस में ऐसे देखा है कि इंजेक्शन दे दिया यूएस के केस में, और उसको वॉमिटिंग आती रही और वो तड़पता रहा और 3 घंटे लग गए, कहीं में 25 मिनट लग गए, विच शुडंट बी द केस। इट इज़ कम्प्लीटली इनकम्पीटेंस जो एग्जीक्यूटिव के पार्ट पे हो रही है, या बहुत सारी चीज़ें इसमें फैक्टर्स इन्वॉल्व होती हैं। तो हैंगिंग के केस में अब देखिए, अगर आप डेटा पढ़ेंगे ना, तो आपके पास, हमारे पास डेटा भी अवेलेबल है। अगर हम सबसे ज़्यादा देखें तो जो बॉच्ड अप एग्जीक्यूशन हो रही है वो लीथल इंजेक्शन के केस में 7.12% बॉच्ड एग्जीक्यूशन रेट, यानी कि बहुत देर लग रही है, प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं किया जा रहा, इस तरह की चीज़ें। और अगर हम लीथल गैस के केस में देखें तो 5.4%, लेकिन अब वहीं हैंगिंग के केस में देखें तो सिर्फ 3% बॉच्ड एग्जीक्यूशन रेट है। ठीक है, तो ये चीज़ मैं वर्ल्ड का डेटा बता रही थी। थैंक यू सो मच, प्लीज़ लाइक द वीडियो।